नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मुगलों को लगता था कि पूरा भारत उनके कंट्रोल में है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि पहाड़ों में एक शिवाजी नाम का तूफान आ रहा है जो उनकी नींद उड़ा देगा। जब पूरे भारत में मुगल सत्ता मजबूत मानी जा रही थी, उसी समय दक्कन की पहाड़ियों से एक ऐसी शक्ति उभरी जो इतिहास की दिशा बदल दी। यही थी मराठा साम्राज्य की शुरुआत, जिसका नेतृत्व करता छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। जब औरंगजेब का शासनकाल था, तो हम लोग देखें कि उसकी नीतियों के वजह से कई रीजनल पावर्स का उदय हुआ, कई क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ। उसमें से एक मराठा अंपायर है। तो हम मराठा को दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे 1627 से लेकर के 1717। यह जो पीरियड रहेगा, यह शिवाजी और उनके सक्सेसर का होगा। और फिर नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे 1717 से लेकर के 1818 एडी के बीच में, यह जो पीरियड रहेगा ये पेशवा एरा रहेगा। पेशवा एरा। तो आइए दोस्तों, 1627 से लेकर के 1717 के बीच में शिवाजी और उनके सक्सेसर को पूरे डिटेल से समझते हैं। औरंगजेब की नीतियों को वजह से राजपूत में भी अशांति आ गया, क्योंकि उसकी नीतियों के कारण भारत में अशांति फैला दिया, जिसके चलते राजपूत भी क्या किए, यहाँ से राजपूत डायनेस्टी भी जो उदय हुआ। राजपूत जो एक उत्तर भारत में और एक मराठा के क्षेत्र में, तो राजपूत में से जो है एक सिसोदिया फैमिली से मराठा अंपायर्स का उदय होता है। और किसी किसी का युद्ध जो होता है, वहाँ का जियोग्राफिकल सेटिंग्स या उसके पोजीशन जैसा वहाँ का भौगोलिक स्थिति होता है, वैसे ही वहाँ का युद्ध नीति होता है। तो एक युद्ध नीति जो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में जो राजपूत का उदय हुआ, तो वहाँ पे जो जियोग्राफिकल पोजीशंस है वो पूरे लगभग एक प्लेन इलाका और डेजर्ट वाला इलाका है। तो यहाँ पे जो युद्ध नीति तैयार होगा, वो या तो हम मरेंगे या तो फिर हम मारेंगे। वहाँ छुपने का कोई जगह वैसा नहीं है, ना तो वहाँ पहाड़ और ना तो वहाँ कहीं जंगल है। लेकिन जब हम ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस देखेंगे मराठा के क्षेत्र में, कोंकण एरिया के रीजन्स में, तो वहाँ पे घने जंगल और माउंटेन्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो युद्ध नीति जो तैयार होगा वो गुरिल्ला वारफेयर होगा। हम छुप कर युद्ध करेंगे, अचानक हमला करेंगे, घात लगाकर बैठे रहेंगे। तो हिट एंड रन हमला होगा और हम घात लगाएंगे, कुछ सेना को पहले भेज देंगे और फिर अचानक एक सेना का बाढ़ ले आएंगे, जिसे हम लोग गुरिल्ला वारफेयर कहेंगे। और मराठी भाषा में इसे हम लोग गानिमी कावा कहते हैं। इस गुरिल्ला युद्ध को गानिमी कावा। तो मराठा अंपायर का जो उदय हुआ उसका कारण जो है एक जियोग्राफिकल पोजीशंस है। ये कोंकण वाले रीजन्स में, जो डेक्कन का जो रीजन है महाराष्ट्र क्षेत्र में, तो वहाँ पे एक डेंस फॉरेस्ट है और गुरिल्ला वारफेयर का यहाँ डेवलपमेंट होगा। फिर इसके बाद इसका उदय का एक और जो मुख्य कारण रहा वो औरंगजेब का नीति। औरंगजेब का जो धार्मिक नीति था, जैसे हिंदुओं के फेस्टिवल्स को पर प्रतिबंध करना, टेम्पल डेमोलिशन का आदेश ऑर्डर देना और फिर जजिया और पिलग्रिमेज टैक्सेस को दोबारा लगा देना। तो इन नीतियों के वजह से मराठा में भारी आक्रोश देखने को मिला। तो मराठा अंपायर का उदय का एक मुख्य कारण औरंगजेब का रिलीजियस पॉलिसी भी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जब हम लोग भक्ति मूवमेंट पढ़े थे, तो किस तरीके से केरल से शुरुआत हुआ, फिर तमिलनाडु में, फिर कर्नाटक के क्षेत्र में, इस तरीके से महाराष्ट्र में भी भक्ति मूवमेंट का स्प्रेड हुआ। महाराष्ट्र क्षेत्र में वहाँ का जो भक्ति मूवमेंट के जो लीडर हुए, तुकाराम, रामदास, एकनाथ, नामदेव, ये चार फेमस चेहरा है। ऐसे और भी कई लोग हैं। तो इन लोगों ने लोगों के बीच में, मराठा के बीच में, राजपूत के बीचों में राष्ट्र की भावना पैदा कर दी है कि जितने भी हिंदूज है सबको एक कर देंगे। तो धार्मिक एकता का यहाँ शुरुआत हो गया। तो भक्ति मूवमेंट का भी रोल है मराठा अंपायर का उदय का कारण। और फिर नेक्स्ट जो है
मराठा का जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, वहाँ पे जब बहमनी किंगडम था तो 5 भागों में डिवाइड था। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। तो इस क्षेत्र में अहमदनगर और बीजापुर के क्षेत्र में वहाँ पे जो मलिक अंबर है, तो वहाँ से गुरिल्ला टैक्टिक्स जो है, शिवाजी ने गुरिल्ला टैक्टिक्स जो है मलिक अंबर से सीखे वहाँ पे। क्योंकि शिवाजी जो है वो बीजापुर, पहले अहमदनगर में, फिर इसके बाद बीजापुर का आर्मी कमांडर थे। तो धीरे धीरे वहाँ का पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन के वजह से भी मराठाओं का उदय हुआ, और यहीं शिवाजी जो है मलिक अंबर से गुरिल्ला टैक्टिक्स सीखे। इसके बाद जो है, इन सभी के बाद एक और मुख्य कारण माना जाता है कि शिवाजी का जो नेतृत्व करता था वो बहुत बेटर था। क्योंकि लोग जितने भी मराठा था वो बिखरे हुए थे, तो उन बिखरे हुए मराठों को एकजुट कर दिए और हिंद स्वराज का नारा दिए, और इन्होंने एक सभी को इकट्ठा करके एक बेटर आर्मी डेवलप किए। तो एक बेहतर सेना किए, क्योंकि इनका नेतृत्वकर्ता जो है वो बहुत बेटर है, ये खुद एक बेटर आर्मी कमांडर है। तो मराठा साम्राज्य का उदय का जो कारण है, ये 5 मुख्य कारण हैं। तो एग्जाम का, मेंस के एग्जाम में हम ये 5 मुख्य कारण को लिखेंगे। वहाँ पे हम देखेंगे ये जो सिसोदिया फैमिली से जो मराठा अंपायर का उदय हुआ, तो जहांगीर के काल में, अकबर का बेटा जहांगीर के काल में मुगलों की सेना में भर्ती होना चालू हो गया। मराठा जो है मुगलों की सेना में सेवा देना चालू हो गया, और ये जो मराठा थे ये बिखरे हुए थे। फिर शाहजहां के काल में इन्हें जागीर लैंड देना चालू हुआ, जागीर भूमि, बड़े बड़े भूमि अलॉट करना चालू कर दिया शाहजहां ने, जागीर भूमि। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है, इनके पिताजी जो हुए, शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोसले। शाहजी भोसले जो है वो बीजापुर के, उन्हें पूना का जागीर मिला हुआ था। तो जो आज का जो महाराष्ट्र का क्षेत्र जो पूना है, वहाँ पे इन्हें जागीर भूमि मिला हुआ था, और वहाँ से वो अपना शासन कर रहे थे बीजापुर के अंतर्गत। तो मराठा अंपायर का जो फाउंडर है वो शिवाजी है। 1630 से लेकर के 1680 के बीच में इनका उम्र लगभग 50 सालों तक, 50 साल का है। तो इनका जो जन्म होता है ये पुणे के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे जागीर लैंड मिला हुआ था पुणे शाहजी भोसले को, और इनका जन्म यहीं पर शिवनेर के किला में हुआ था, शिवनेरी फोर्ट, 1630 में। और इनके पिता और माता का नाम शाहजी भोसले और जीजा बाई। और इनके जो शिवाजी के जो गुरु हुए, एक गुरु पॉलिटिकल गुरु होता है और एक स्पिरिचुअल गुरु, जो धार्मिक ज्ञान जिनसे प्राप्त होता है। तो इनको धार्मिक ज्ञान जो जिनसे प्राप्त हुआ, गुरु रामदास से, समर्थ रामदास इनका पूरा नाम है। और रामदास के द्वारा ही एक फेमस पुस्तक लिखा गया है, दास बोध। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दास बोध जो है किनके द्वारा लिखा गया है। तो गुरु रामदास के द्वारा, जो शिवाजी के स्पिरिचुअल गुरु है। और जो राजनीतिक गुरु है वो दादाजी कोंडदेव, और दादाजी कोंडदेव ही इन्हें पाले और पोसे हैं शिवाजी को। तो दादाजी कोंडदेव से इन्हें बहुत सारे आर्मी में जो ये सेना में जो सीखे हैं, युद्ध कला जो सीखे हैं, युद्ध कला, तो वो दादाजी कोंडदेव से भी इन्हें सीखने को मिला है। और बाकी फिर जो धार्मिक जो इनसे मिला है वो रामदास और इनकी माई, इनके माँ जीजा बाई से। शिवाजी को गुरिल्ला टैक्टिक्स जो है बहुत बेहतर ढंग से करने आता था, नेतृत्व तो बहुत अच्छा करते थे, जिनके चलते इन्हें पहाड़ी चूहा भी कहा गया है। पहाड़ी चूहा, ये पहाड़ों में छुप जाते थे और फिर अचानक हिट एंड रन अटैक कर देते थे, और घात लगाकर बैठे रहते थे, कुछ सेना को भेज देते थे, और फिर जब लगता था कि इनके सेना कम है, फिर अचानक से सेना का बाढ़ आ जाता था। तो औरंगजेब परेशान होकर के इन्हें माउंटेन रैट की संज्ञा दिया गया है। तो आइए देखते हैं शिवाजी का जो सैन्य अभियान है। तो इनका सैन्य अभियान देखते हैं। इनके द्वारा जो गुरिल्ला टैक्टिक्स किया गया है, तो कई इन्होंने किले को जीत लिया। पहला इन्होंने जो किला जीता है वो तोरन का किला, जो पुणे के क्षेत्र में है। तो तोरन का किला इनका सबसे पहला विजय है 1646 एडी में। और इसके बाद धीरे धीरे कई किलों को जीते गए,
फिर इसका 1659 में एक युद्ध होता है, प्रतापगढ़ का युद्ध। इस प्रतापगढ़ का युद्ध में बीजापुर का एक आर्मी कमांडर होता है और अफजल खान को भेजा जाता है ताकि शिवाजी को रोका जाए। तो शिवाजी और अफजल खान के बीच में युद्ध होता है और अफजल खान धोखे से मारना चाहता है शिवाजी को। तो ये पीछे से जब गला मिल रहा होता है अफजल खान शिवाजी से, तो शिवाजी को यह बात पता चल जाता है कि हमें धोखे से मारना चाहता है। लेकिन शिवाजी जाते हैं गला मिलने के लिए, तो अफजल खान अपना तलवार निकालता है पीछे से। तो शिवाजी के पास भी एक छोटा सा चाकू रहता है और इस चाकू से रेत करके अफजल खान की हत्या कर देते हैं। तो अफजल खान यहाँ पे मर जाता है तब प्रतापगढ़ का युद्ध में, और यहाँ पे जीत शिवाजी को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है 1663 में यहाँ पे औरंगजेब जो है अपना मामा शाइस्ता खान को भेजते हैं, जो एक मिलिट्री कमांडर होता है। शाइस्ता खान और शिवाजी के बीच में युद्ध होता है और इससे पहले शाइस्ता खान के द्वारा शिवाजी और दोनों के बीच में युद्ध होता रहा है। लेकिन ये लास्ट जो शाइस्ता खान के साथ युद्ध होता है 63 में, ये पुणे का एक लाल महल है वहाँ पे। तो शाइस्ता खान जो है यहाँ बुरी तरीके से घायल होता है, जान बचाकर भाग जाता है और फिर औरंगजेब इसे नियुक्त करता है बंगाल का सूबेदार। तो शाइस्ता खान यहाँ से बुरी तरीके से भाग जाता है और यहाँ पे जीत जो है शिवाजी को मिलता है। तो पहला जो है इन्होंने तोरन पे विजय प्राप्त किया, फिर अफजल खान की हत्या कर दिए और फिर शाइस्ता खान को यहाँ से घायल करके इन्हें भगा देते हैं इस क्षेत्र से और वो बंगाल चला जाता है। जिसके चलते औरंगजेब जो है औरंगजेब पूरी तरीके से शिवाजी से गुस्सा जाता है, क्रोधित हो जाता है। तो शिवाजी 1664 में सूरत का युद्ध होता है और यहाँ पे जो औरंगजेब का जो नेतृत्व करता है वो इनायत खान होता है। इनायत खान और शिवाजी के बीच में युद्ध होता है और शिवाजी जो है मुगल का जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर होता है सूरत, उस पर शिवाजी कब्जा कर लेते हैं इस सूरत को। जिसके चलते औरंगजेब और ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। पहले अफजल खान को मारने के बाद फिर शाइस्ता खान और फिर इसके सूरत पे कब्जा करने के बाद औरंगजेब पूरी तरीके से क्रोधित हो जाता है और यहाँ पे जीत जो है शिवाजी को मिलता है बैटल ऑफ सूरत में। और एक जो सेंटर है ट्रेड सेंटर मुगलों का, वहाँ पे कैप्चर अब शिवाजी का हो जाता है। इन सारी घटना के बाद औरंगजेब का ध्यान जो है अब जाता है शिवाजी के तरफ और एक पुरंदर में एक युद्ध होता है। पुरंदर महाराष्ट्र के क्षेत्र में है 1665 में। यहाँ पे जो सबसे बेस्ट आर्मी कमांडर औरंगजेब का होता है, जो सबसे विश्वसनीय होता है, अमेर का राजा जय सिंह, जो औरंगजेब का एक मिलिट्री कमांडर होता है। और जय सिंह और शिवाजी के बीच में एक घमासान युद्ध होता है और यह एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। और यहाँ पे इस युद्ध में जय सिंह शिवाजी को पकड़ लेता है और शिवाजी घोषणा करते हैं कि यहाँ पर एक ट्रीटी होगा तो हम मिलेंगे जय सिंह से। तो जय सिंह और शिवाजी के बीच में ट्रीटी होता है, एक संधि होता है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, पुरंदर की संधि। पुरंदर के संधि में औरंगजेब का जो नेतृत्व करता है वो जय सिंह है और इधर से शिवाजी, इन दोनों के बीच में ट्रीटी होता है। और शिवाजी के पास जो है अब जो 65 में 1665 में लगभग इनके पास 35 किले आ जाता है। और उस समय माना जाता था कि किला पे अटैक मतलब उस साम्राज्य पे अटैक, कि किला ही सबसे इम्पोर्टेंट होता था। तो इनके पास लगभग 35 फोर्ट्स पे इनका कैप्चर हो जाता है। तो जयसिंह बोलता है कि 24 फोर्ट्स जो है वो मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, शिवाजी को रिटर्न करना पड़ेगा 24 किले को। शिवाजी हाँ भर देते हैं, वहाँ पे सिग्नेचर कर देते हैं कि हम 24 किलो को वापस करते हैं औरंगजेब को। और 40 लाख खून देना होता है शिवाजी को। 40 लाख रुपए के आसपास में 40 लाख खून जो है उस औरंगजेब को देना होता है। तो यहाँ पे शिवाजी हाँ करते हैं। फिर इसके बाद शिवाजी का इनका 8 साल का बेटा संभाजी, तो जय सिंह बोलता है कि संभाजी को जो है ये मुगल के कोर्ट में 5000 का मनसब दिया जाएगा, सॉरी 500 का, 500 मनसब, नॉट 5000। तो 500 का मनसब दिया जाएगा संभाजी को। यहाँ पर भी हाँ भरते हैं शिवाजी। फिर शिवाजी ने मुगलों को युद्ध में सेना देने का वचन करते हैं, बोलते हैं कि हम जब भी मुगलों की ज़रूरत होगा
युद्ध में तो सेना देने के लिए हम तैयार हैं। तो ये 3 संधि होता है मेनली। पहला कि 35 किलो में से 24 किलो को रिटर्न करना, 40 लाख हुंस देना, संभाजी को मुगल के दरबार में, औरंगजेब के दरबार में 500 का मनसब मिलेगा, और फिर शिवाजी को अपना सेना देना होगा युद्ध के समय में। इस ट्रीटी के बाद 1666 में, अगले साल 1666 में ये ट्रीटी होता है, तो औरंगजेब बुलाता है, तो शिवाजी और संभाजी ये दोनों व्यक्ति आगरा के किला में पहुंचते हैं, जयपुर महल में। वहां पहुंचने के बाद वहां पे औरंगजेब जो है इन्हें ध्यान नहीं देता है और यहाँ पे अपमानजनक व्यवहार करता है शिवाजी के साथ। तो एक इतने बड़े राजा को अपमान किया गया, तो इन्हें ठीक नहीं लगा इस बात को कि आप बादशाह हैं ठीक है, लेकिन राजा जो है तो राजा का भी एक पहचान होना चाहिए, एक सभी के तरह व्यवहार नहीं किया जा सकता है। जब ये सब बात बोले तो औरंगजेब गुस्सा जाता है और अपने जो दरबारी सेना होता है बोलते हैं कि इन दोनों को पकड़ करके कैद कर लो। तो जयपुरी महल में, आगरा के जयपुरी महल में कैद करके डाल दिया जाता है शिवाजी एंड संभाजी को। जो संभाजी अभी इनका उम्र 8 साल है। शिवाजी जो है जब इन्हें कैद कर लिया जाता है जयपुरी महल में, तो शिवाजी एक अच्छा राजनेता होने की वजह से यह जो है जयपुरी महल में बहाना बनाते रहते कि मैं अभी बीमार हूँ तो मुझे छोड़ा जाए। लेकिन औरंगजेब के द्वारा सख्त वहाँ पे निगरानी दिया गया था सेना के द्वारा, किसी भी प्रकार का छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये बोले कि मैं बीमार हूँ, तो इस तरीके से बहाना वो करते रहे। कभी बोले कि फादर का बर्थडे है, तो कभी बोले मदर का बर्थडे है, तो कभी संभाजी का बर्थडे है। इन्होंने बोला कि संभाजी का बर्थडे है तो हम बर्थडे को भव्य तरीके से मनाना चाहते हैं और मैं राजा हूं तो मुझे इसका इजाज़त दिया जाए। तो यह बात औरंगजेब बोलता है कि ठीक है, राजा है तो इन्हें एक बर्थडे मनाने दिया जाता है। तो यहाँ पे शिवाजी जो है कई सारे फल और मिठाई मंगवाते हैं ताकि पूरे जयपुरी महल में बंटवाया जा सके पूरी तरीके से। तो यहीं पर दोनों लोग एक फल के टोकरी में एक बड़ा सा बॉक्स रहता है जिसमें फल और मिठाई आ रहा होता है, तो इसी में दोनों लोग छुप करके और इसे बाहर निकल जाते हैं जयपुरी महल से और यहाँ से जान बचाकर भाग कर निकल जाते हैं और सीधा डेक्कन के क्षेत्र में आते हैं शिवाजी और संभाजी। और डेक्कन के क्षेत्र में आते ही शिवाजी कहते हैं कि मेरे साथ अपमान किया गया है तो इस ट्रीटी का मैं भी फॉलो नहीं करूँगा। और सबसे पहले आते के साथ कोंढाना जो एक फेमस किला है, कोंढाना और सिंहगढ़ का किला 1670 में कैप्चर कर लेते हैं। ये रणनीति बनाते हैं कि किस तरीके से किलों को फिर से वापस लिया जाए, क्योंकि 12 किला जो है इनके पास सिर्फ केवल बचा था, जबकि 24 किला जो है इनको देना था। तो अब बोले कि हम इस 24 किला और मुगलों का जितना भी किला उस पर हम क्या करेंगे, कैप्चर कर लेंगे। तो आते साथ कोंढाना का किला, फिर इसके बाद सूरत, जो सूरत पे जहाँ पुरंदर का ट्रीटी जो जहाँ पे सेंटर था, ट्रेड सेंटर, मुगलों का जो ट्रेड सेंटर था वो रिकैप्चर कर लेते हैं 1670 में। और फिर इसके बाद सालहर में एक युद्ध होता है और सालहर का किला भी 1672 में जीत जाते हैं। तो धीरे धीरे ये अपने सेनाओं को मजबूत करते हैं और धीरे धीरे कोंढाना, सूरत और सालहेर जैसे किले को ये कैप्चर कर लिए और इन्होंने राज्याभिषेक कराया। अब इन्होंने बोला कि अब मैं राज्याभिषेक कराऊंगा और धूमधाम से राज्याभिषेक कराने के लिए एक पंडित को बुलाया जाता है। वाराणसी के उस समय का सबसे फेमस पंडित जो होता है, प्रीस्ट, वो आते हैं गंगा भट्ट। गंगा भट्ट के द्वारा राज्याभिषेक करवाया जाता पंडित को बुलवा करके। और ये रायगढ़ में, जहाँ पे मराठा अंपायर का जो पहले राजधानी था, तो रायगढ़ जो वापस किया गया था 24 किला में से, तो रायगढ़ किला को जीत करके 1674 में वही राजधानी के रूप में घोषित किया जाता है और यहाँ पे इनका राज्याभिषेक होता है धूमधाम से। और कहते हैं कि मराठाओं का ये राजा है, किंग ऑफ द मराठा। और टाइटल एज्यूम करते हैं, हाई साउंडिंग टाइटल एज्यूम करते हैं शिवाजी छत्रपति का। तो राज्याभिषेक होने के बाद छत्रपति का टाइटल्स एज्यूम करते हैं, तो अब इन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज कहा जाने लगेगा। और फिर एक और टाइटल, हिंदू धर्म उदारक, प्रोटेक्टर ऑफ द हिंदू फेथ, हिंदू के रक्षक,
हिंदू धर्म के जो रक्षक है वो टाइटल एज्यूम किए शिवाजी। फिर इसके बाद क्षत्रिय कुलवंत का भी टाइटल एज्यूम किए और शाक कर्त का टाइटल एज्यूम किए। 4 टाइटल, छत्रपति का, हिंदू धर्म उधारक, क्षत्रिय कुलवंत और शाक कर्त का। और ये क्षत्रिय थे सिसोदिया फैमिली से। तो देख रहे किस तरीके से शिवाजी जो धीरे धीरे किलों पर फिर से इन्होंने विजेता हासिल किया। और इनका जो सबसे लास्ट बैटल होता है वो संगमनेर का बैटल होता है, जो शिवाजी और औरंगजेब के बीच में लड़ा जाता है 1679 में। और इनका मृत्यु 1680 में होता है। बीमारी के वजह से 1680 में शिवाजी का मृत्यु हो जाता है। और इसके बाद, इनके मृत्यु के बाद जो मराठा अंपायर के गद्दी पर बैठते हैं वो है संभाजी। और पहले हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि औरंगजेब के काल में ही औरंगजेब का जो बेटा होता है मोहम्मद अकबर और संभाजी सहायता मांगता है मोहम्मद अकबर और संभाजी ताकि युद्ध कर सके औरंगजेब के खिलाफ। दोनों के बीच में संबंध रहता है। जो बात पता चला था औरंगजेब को, तो औरंगजेब आता है संभाजी को कैप्चर कर लेता है और फिर यातनाएं दे करके मारता है। संभाजी को खाल निकाल लेता है और फिर अकबर को भी पकड़ करके उसकी भी हत्या कर देता है। और शिवाजी को टाइटल भी मिला हिंदू धर्म उधारक। ये भी एग्जाम में पूछता है बार बार कि हिंदू धर्म उधारक किसे टाइटल दिया गया है, तो शिवाजी को टाइटल दिया गया है प्रोटेक्टर ऑफ द हिंदू फेथ। और यहाँ पे एक फेमस पुस्तक लिखा गया किस तरीके से मराठा अंपायर उदय हुआ, किस तरीके से शिवाजी का बेहतर नेतृत्व करता और अपने मराठा जो बिखरा हुआ था उसे इकट्ठा करके किस तरीके से जो है औरंगजेब के खिलाफ और बीजापुर के खिलाफ अपने साम्राज्य को इन्होंने बढ़ाया। तो यह पुस्तक का नाम है द राइज ऑफ मराठाज पावर और यह पुस्तक लिखा गया है महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। तो दोस्तों देखें हम लोग किस प्रकार मुगलों ने पूरी तरीके से भारत में कंट्रोल किया था, लेकिन जब मराठाओं का डिक्लाइन हुआ औरंगजेब के काल और फिर पोस्ट मुगल पीरियड के बाद जो है मराठा धीरे धीरे जब पूरी तरीके से जब रैपिडली डिक्लाइन होने लगा, तो यहाँ पे भारत में इसे फुलफिलमेंट करने के लिए मराठाओं का उदय हुआ। एक तरफ मराठा का राइज हो रहा है और फिर कुछ रीजनल पावर्स का भी राइज हो रहा है। और फिर यहाँ पे एक एंट्री मार रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एंट्री मारा जा रहा है और यहाँ पे मुगल अब धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है और मराठा और रीजनल पावर्स का उदय हो रहा है। तो दोस्तों यह मराठा साम्राज्य का उदय केवल एक शक्ति का उभरना नहीं था, बल्कि यह भारतीय इतिहास में एक सत्ता संतुलन का बदलाव का संकेत था। तो दोस्तों इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पेशवा एरा को मराठा अंपायर्स में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पेशवा काल को समझेंगे। 1713 एडी से लेकर के 1818 एडी को समझेंगे। एक साम्राज्य था मराठा साम्राज्य का असली शक्ति राजा के पास नहीं बल्कि उसके पेशवा के हाथों में आ चुकी थी। कैसे हुआ यह बदलाव, आज हम इसी कहानी को समझेंगे। इसके पिछले क्लास में हम लोग समझे थे किस प्रकार मराठा साम्राज्य का उदय हुआ और किन किन कारणों के वजह से मराठा का उदय हुआ, और हम लोग पढ़े कि शिवाजी इसके संस्थापक और उन्होंने रायगढ़ में राजधानी नियुक्त किया। जब आगरा के जयपुरी महल से जब वह भाग कर निकले तो वो रायगढ़ को राजधानी बनाए और फिर इसने टाइटल एज्यूम किया गंगा भट्ट पुरोहित और वहाँ पे टाइटल एज्यूम किए छत्रपति और हिंदू धर्मोद्धारक का। तो इस समय जो फाउंडर है मराठा अंपायर का वो छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा। लेकिन आज हम लोग पेशवा काल को समझेंगे। तो एक तरफ मुगल बादशाह जो पूरे भारत में कंट्रोल था, अब वो धीरे धीरे डिक्लाइन की ओर जा रहा है और यहाँ पे जो राइज हो रहा है वो मराठा अंपायर का, और यहाँ पे एंट्री ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी हो रहा था।
हम पेशवा काल को समझने से पहले हम शिवाजी की पत्नियों को समझेंगे। शिवाजी की कुल 8 पत्नियां थी। उस काल में की जो स्थिति आज की तरह नहीं था। उस काल में जो सबसे प्रमुख होता था वो युद्ध होता था, युद्ध कला सिखा जाता था। सबसे जो प्रमुख पढ़ाई समझी या सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था वो रहा युद्ध कला, और दूसरा अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो लोग पहले युद्ध कला सीखते थे, जिसके चलते इतने सारे युद्ध देखने को मिला। और फिर इसके बाद हम अपने साम्राज्य को बढ़ाएंगे तो 2 तरीके से। जिस साम्राज्य में युद्ध करके जीत लेंगे तो उस वहाँ पे युद्ध करेंगे, और यदि हम युद्ध करके नहीं जीत पाते हैं तो दूसरा होता है मैरिटल अलायंस। हम वहाँ पे शादी विवाह कर करके शादी करके उस क्षेत्र पर हम अपना डोमिनेशन दिखा सकते हैं। तो शिवाजी ने अपने पॉलिटिकल अलायंस और मैरिटल अलायंस के माध्यम से ये 8 शादी की हैं, जिसमें से हमें सिर्फ 2 शादी से क्या है लेना देना है। पहला इनका जो शादी हुआ साई बाई से, इन्हें हम साई भोसले के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा सोयरा बाई। साई बाई और सोयरा बाई। साई बाई से जो बेटा हुआ वो संभाजी, और संभाजी को हम लोग इसके पिछले सेशन में पढ़े थे कि संभाजी जो है जब गए, शिवाजी और संभाजी जब कैद हो गए जयपुरी महल से, वहां से भाग गए। लेकिन फिर बाद में संभाजी को औरंगजेब अकबर के साथ मोहम्मद अकबर के साथ दोनों के बीच में संबंध था। जो अकबर विद्रोह कर दिया था औरंगजेब के काल में, औरंगजेब के खिलाफ, तो दोनों की हत्या करवा दिया औरंगजेब, संभाजी का भी और मोहम्मद अकबर का। और फिर संभाजी का जो बेटा होता है वो साहू जी होता है। तो साई भोसले से संभाजी और संभाजी का बेटा साहू जी। और औरंगजेब किसकी मृत्यु करा दिया? संभाजी का और अपने बेटा मोहम्मद अकबर का। और यहाँ पे जो है संभाजी की हत्या कर देता है और साहू जी को कैप्चर कर लेता है। साहू जी को भी क्या करता है? बंदी बना लेता है। उस समय उम्र जो होता है साहू जी का वो भी लगभग 7 से 8 साल का उम्र रहता है। तो 1689 में वो बंदी बना लेता है औरंगजेब संभाजी का बेटा साहू जी को। और पहले हम लोग पढ़े भी थे कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठता है मुअज्जम, जिसे हम लोग बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। और बहादुर शाह फर्स्ट जो है औरंगजेब की गई गलतियों को उसने सुधारने का प्रयास करता है। तो उसने मराठाओं के साथ संबंध बेहतर बनाने के लिए साहू जी को कैप्टिविटी से बाहर कर देता है, कैद से क्या करता है? आजाद छोड़ देता है। तो संभाजी और साहू जी वो किनके बेटे हो गए? साई बाई के बेटे संभाजी और संभाजी का बेटा साहू जी। लेकिन जो दूसरी जो पत्नी हुई सोयरा बाई, ये एक मैरिटल अलायंस हुआ था कि अपने साम्राज्य का हम डोमिनेशन दिखा सके। तो यहाँ पर सोयरा बाई का जो बेटा हुआ वो राजा राम हुआ, और राजा राम की वाइफ हुई तारा बाई। इन दोनों की जो बेटा हुआ उसका नाम है शिवाजी टू। तो सोयरा बाई का बेटा राजा राम और राजा राम का बेटा शिवाजी टू। और शिवाजी फर्स्ट कौन? तो शिवाजी फर्स्ट जो मराठा अंपायर के जो फाउंडर शिवाजी, उन्हें हम शिवाजी फर्स्ट। और यहाँ पे शिवाजी टू, सोयरा बाई का बेटा राजा राम और राजा राम का बेटा शिवाजी। जब शिवाजी के अंतर्गत में देखेंगे तो ये रहा इंडिया का मैप। तो इस इंडिया के मैप में शिवाजी का जो अंपायर रहता है लगभग इतना बड़ा रहता है। पूरे अंपायर को डेक्कन का क्षेत्र में ये लगभग इतना रहता है पूरा कंप्लीट। तो यहाँ पे शिवाजी की मृत्यु के बाद जो मराठा अंपायर पे जो गद्दी पर बैठते हैं छत्रपति, टाइटल एज्यूम किए हैं छत्रपति का। रायगढ़ जो राजधानी जो हेडक्वार्टर था मराठा अंपायर का। तो इसके बाद नेक्स्ट शिवाजी का बेटा जो संभाजी हुए वो गद्दी पर बैठते हैं, और छत्रपति संभाजी महाराज। अब नेक्स्ट जो मराठा अंपायर का जो गद्दी पे संभाजी, लेकिन औरंगजेब इनकी हत्या करवा देता है संभाजी का, और इसके बाद जो गद्दी पर बैठता है वो राजा राम। राजा राम जो है, राजा राम के गद्दी पर बैठने के बाद फिर जो मराठा साम्राज्य का जो नेक्स्ट जो गद्दी पर आता है वो शिवाजी टू। और शिवाजी टू के बाद जो नेक्स्ट जो गद्दी पर बैठते हैं मराठा अंपायर का वो छत्रपति साहू जी महाराज। अब जो टाइटल एज्यूम किया जा रहा है शिवाजी के बाद वो छत्रपति का टाइटल है। तो संभाजी, फिर इसके बाद राजा राम, फिर शिवाजी टू और फिर साहू जी।
साहू जी औरंगजेब इसको बंदी बना लेता है 1689 में, और फिर मुअज्जम इसे छोड़ता है साहू जी को। तो साहू जी के काल में ही, जब मराठा अंपायर का छत्रपति साहू जी के काल में ही यहाँ पे अष्ट प्रधान होता है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है अष्ट प्रधान। 8 लोगों का ये मंत्री परिषद होता है, जो इसी में एक पद जो होता है वो पेशवा का पद होता है 8 में से। हम जब मराठा अंपायर का एडमिनिस्ट्रेशन समझेंगे तो वहाँ बताएंगे अष्ट प्रधान को, फिर से एक बार जिक्र करेंगे। तो अष्ट प्रधान जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है 8 लोगों का। अष्ट मीन्स 8 लोगों का ग्रुप है, जिसमें से एक जो है वो पेशवा है। अब पेशवा जो है एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था, जो बड़ा जो मंत्री कहलाता था वो पेशवा कहलाता था। पेशवा मीन्स प्रधानमंत्री, पी से पेशवा और पी से पीएम। तो ये प्रधानमंत्री का पद पे था, और ये एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरे मराठा अंपायर के एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखता था पेशवा। तो पेशवा का पद जो शुरुआत हुआ वो साहू जी, छत्रपति साहू जी महाराज के ड्यूरेशन में, और जो नियुक्त किया गया पहला बालाजी विश्वनाथ। तो अष्ट प्रधान में जो पेशवा का पद मिला, वो पहला जो पेशवा हुआ बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया गया। बालाजी विश्वनाथ को अपॉइंट किया गया पेशवा के पद पर। 713 से लेकर के 1730 से लेकर के 1720 के बीच में लगभग 7 सालों का ये पीएम के पद पर बने रहेंगे साहू जी महाराज के अंतर्गत, छत्रपति साहू जी महाराज के अंतर्गत पे। तो बालाजी विश्वनाथ, आज हम लोग पेशवा काल को देख रहे हैं, तो पहला जो पेशवा है वो बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ जो है, जो अंपायर, मराठा अंपायर जो शिवाजी के अंतर्गत में था, उसे उसे साम्राज्य का विस्तार होता है बालाजी विश्वनाथ के समय में। और बालाजी विश्वनाथ के द्वारा दिल्ली पे अटैक कर दिया जाता है। जब दिल्ली पे अटैक होता है तो यहाँ पे फर्रुख सियर का बादशाह होता है। पूरे मुगल का जो बादशाह है अभी फर्रुख सियर। तो फर्रुख सियर के समय बताए थे कि उस काल में जो है रॉयल कोर्ट, जो राज दरबार में जो कन्फ्लिक्ट्स चल रहा था, तो वहाँ पे दरबारी जो फेमस जो था सैयद ब्रदर्स, दरबार में जो वो पपेट रूलर्स जो नियुक्त करता था वो सैयद ब्रदर्स था फर्रुख सियर के दरबार में। तो सैयद ब्रदर्स और बालाजी विश्वनाथ के बीच में एक ट्रीटी होता है, दिल्ली का संधि होता है 1719 में। ट्रीटी में यह होता है कि जो डेक्कन का क्षेत्र है, मराठा अंपायर का जो डेक्कन का जो क्षेत्र है, तो लगभग 6 डेक्कन वाले रीजन पे चौथ और सरदेश मुखी नामक 2 कर जो है उसे दे दिया जाता है कि आप वहाँ पे टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं। मराठाओं को एक कलेक्ट करने का अनुमति मिल गया, चौथ और सरदेश मुखी। तो मराठा अंपायर में 2 प्रकार का एक टैक्स होता है, एक चौथ और दूसरा सरदेश मुखी। तो चौथ जो लिया जाता था, ये जहां हमारा साम्राज्य नहीं है तो उस साम्राज्य के बगल वाले पड़ोसी राज्य में हम वहां पे जाकर के टैक्स को कलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम सुरक्षा प्रोवाइड करवाएंगे, नहीं तो सुरक्षा प्रोवाइड कराएंगे, नहीं तो हम फिर वहां पे अटैक करेंगे। तो इस अटैक के डर से लोग जो है टैक्स एक देते थे, वो था चौथ। और नेक्स्ट जो था सरदेश मुखी। सरदेश मुखी जो था वो अपने ही देश में, अपने मराठा अंपायर में ही एक टैक्स लिया जाता था। तो हम जब एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे मराठा अंपायर को, तो वहाँ पे फिर से बताएंगे चौथ है सरदेश मुखी। इसके बाद जो है फर्रुख सियर के द्वारा दे दिया गया कि यहाँ पे चौथ और सरदेश मुखी, ये 2 टैक्स कलेक्ट कर सकता है मराठा। और साउथ इंडिया में जो भी मुगल के द्वारा विद्रोह कर दे रहा है, तो उसका जो है उस मराठा जो है वो मुगलों का सहायता करेगा, मदद करेगा, सेना अपना देगा मराठा मुगलों को। तो दूसरा सिग्नेचर हो गया, ये साउथ इंडिया पे मदद करेगा मराठा मुगलों का। और नेक्स्ट जो साहू जी को ये छत्रपति की मान्यता मिल गया यहाँ पे। अब जो है पहले जो टाइटल एज्यूम किया गया शिवाजी के द्वारा छत्रपति का, तो स्वयं छत्रपति का टाइटल ले लिया, लेकिन कोई छत्रपति जो है इसे मान्यता नहीं मिला था ना संभाजी के ड्यूरेशन में। लेकिन अब जो है फर्रुख सियर के काल में और फर्रुख सियर के बिहाफ में सैयद ब्रदर्स के द्वारा जो है अब एक बड़ा राजा के रूप में घोषित कर दिया गया, छत्रपति महाराज के रूप में घोषित किया गया साहू जी के ड्यूरेशन में।
तो एक मान्यता मिल गया कि एक राजा जो है पूरे भारत में एक बड़ा राजा है, वो साहू जी है, छत्रपति का मान्यता मिल गया, एक राजा के मान्यता यहाँ पे दे दिया गया फर्रुखसियर के द्वारा। अब मराठा जो है मुगलों को 10 लाख रुपया पर एनम देगा, एक साल में 10 लाख रुपया जो है वो मुगलों को देगा। तो इन 4 चीज़ों पर दिल्ली के संधि पे रखा गया और यहाँ पे सिग्नेचर हुआ साहू जी के साथ। इसी संधि के वजह से जो चौथ और सरदेश मुखी जो है कलेक्ट कर सकता था, और छत्रपति का मान्यता मिल गया, इतना बड़ा राजा के रूप में घोषित कर दिया बादशाह, जो उस समय एक दिल्ली का सबसे बड़ा बादशाह, पूरा हिंदुस्तान का जो बादशाह था, एक छत्रपति एक राजा का मान्यता दे दिया, जिसके चलते इस मराठा अंपायर का मेगना काटा माना गया। मेगना काटा क्योंकि इतना बड़ा छत्रपति का राजा के मान्यता मिला, फिर इसका चौथ और सरदेश मुखी कलेक्ट कर सकता था, और फिर मुगलों की सेना में अपना मराठा क्या करेगा, सेना देगा। तो किस प्रकार देख रहे, एक मराठा अंपायर एक छोटा सा जगह से उठ करके अब धीरे धीरे बादशाह के साथ संधि कर रहा है। ट्रीटी ऑफ दिल्ली, बादशाह के साथ संधि हो रहा। तो ये दिख रहा है किस तरीके से मराठा जो है धीरे धीरे जो पावर है वो राइज कर रहा है। शिवाजी और संभाजी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, नींव रखा गया, और साहू जी के ड्यूरेशन में, और जो पेशवा जो बालाजी विश्वनाथ को जो अपॉइंट किया, इस काल में देख रहे हैं अब धीरे धीरे पावर जो है मराठाओं का बढ़ रहा है। और यह जब पेशवा का जो पद होता था यह हेरिडेटरी होता था, वंशानुगत होता था। मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, पेशवा का बेटा पेशवा बनेगा, मतलब एक ही ब्लड फैमिली का होगा, एक ही फैमिली से क्या होगा, पेशवा का पद मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा जो फैमिली है उसे पेशवा बनाया जाएगा, मतलब एक ही फैमिली का जो है कंटिन्यूअस ये पेशवा चलेगा, हेरिडेटरी पद है। तो एग्जाम में यदि पूछ ले स्टेटमेंट के रूप में कि पेशवाज वेर हेरिडेटरी, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा, वो वंशानुगत है पेशवा। तो देखिए कि बालाजी विश्वनाथ का जो बेटा है बाजीराव फर्स्ट, तो ये किसका बेटा है, बालाजी विश्वनाथ का। बालाजी विश्वनाथ का जो बेटा हुआ बाजीराव, क्योंकि ये हेरिडेटरी पद है तो बेटा बना सॉन बालाजी बाजीराव। 720 से लेकर 1720 से लेकर के 1740 लगभग 20 साल तक जो है पेशवा के पद पर ये बने रहे। और सबसे शक्तिशाली जो पेशवा है पूरे पेशवा काल का वो है बाजीराव फर्स्ट। और बाजीराव फर्स्ट के काल में ही जो साम्राज्य सबसे अपने चरम पे था, सबसे जेनिथ टेरिटोरियल जेनिथ जो गेन किया वो बाजीराव फर्स्ट के काल में ही। जैसे ये इंडिया का मैप हुआ, तो इस इंडिया का मैप में जब शिवाजी और संभाजी के ड्यूरेशन में देखेंगे तो मात्र इतना था मराठा अंपायर डेक्कन के क्षेत्र में। लेकिन जब पेशवा बाजीराव आए तो यह जो है पूरा ये टेरिटोरियल गेन हो गया, पूरा नॉर्थ इंडिया भी किसके अंतर्गत में आ गया, तो पेशवा के अंतर्गत में आ जाता है। और हम किस प्रकार पहले देखें कि मुगल जो अब उतने शक्तिशाली नहीं है, तो धीरे धीरे रीजनल्स पावर, जो रीजनल शक्ति है वो उभरने लगा, तो उसमें से एक मराठा भी है। तो इसी तरीके से एक जो रीजनल्स पावर मुगलों के अंतर्गत में ही काम करता तो वो हैदराबाद था। लेकिन हैदराबाद जो है मुगलों के अंदर में काम कर रहा था, लेकिन अब जो उद्घोषणा कर देगा 1724 में आकर के, जो निज़ामुल मुल्क है, वो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में देखा कि अब मुगल कमज़ोर हो गया है, अब वो मुगल के अंतर्गत में ही था, तो निज़ाम जो है निज़ामुल मुल्क वो घोषित कर देगा इंडिपेंडेंट, अपने स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित करेगा हैदराबाद का। जिसके चलते अब यह घोषित किया इंडिपेंडेंट, तो मोहम्मद शाह रंगीला जो है उसने एक गवर्नर नियुक्त किया डेक्कन के क्षेत्र में मुबारिज खान, ताकि निजाम से निपटा जा सके। तो एक युद्ध होता है मुबारिज खान और निज़ाम के बीच में, निज़ाम और मुबारिज खान के बीच में युद्ध होता है। क्यों? क्योंकि निज़ाम जो है वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, मुगलों से अब अलग होने की बात कह दिया, तब युद्ध होगा मुगल बादशाह और निज़ाम के बीच में। तो इसने किसे नियुक्त किया है गवर्नर, तो मुबारिज खान को। तो मुबारिज खान और निज़ाम के बीच में युद्ध होता है, जिसे हम लोग सक्करखेड़ा का युद्ध बोलते हैं। तो सक्करखेड़ा का युद्ध होता है 1724 में, ये बाजीराव फर्स्ट के काल में ही है। यहाँ बाजीराव से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन बाजीराव के काल में एक होता है कि
शक्करखेड़ा का युद्ध होता है। इस शक्करखेड़ा का युद्ध में निज़ाम जीत जाता है, निज़ामुल मुल्क जो है जीत जाता है, क्योंकि जो अब मुगल बादशाह है वो कमज़ोर है, ना तो इसकी सेना उतनी योग्य है और ना ही शासक। तो यहाँ पे निज़ामुल मुल्क जो है इसको विक्ट्री मिलता है शक्करखेड़ा का युद्ध में। तो देख रहे हैं किस तरीके से मुगलों से अब रीजनल पावर्स क्या है, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करा है। एक तरफ मराठा और दूसरे तरफ जो है यहाँ इस क्षेत्र में ये हो गया निज़ाम, हैदराबाद में निजाम, और इधर हो गया मराठा। तो दो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है। तो निज़ाम को लगा कि हम मुगलों को हरा सकते हैं, तो जो मेरे पड़ोसी राज्य है जहां हमारा मराठा अंपायर है उसके जस्ट बगल वाला अंपायर डेक्कन के क्षेत्र में हम मराठों को भी क्या करेंगे, हरा देंगे। तो इन दोनों के बीच में फिर युद्ध होता है, एक मराठा और एक निज़ाम के बीच में, क्योंकि निज़ाम भी जो है एक बड़े भूभाग इसका भी है लेकिन मराठा से छोटा है। तो निज़ाम और मराठा के बीच में युद्ध होता है, पाल खेड़ा का युद्ध 1728 में। 1724 में हुआ था शक्करखेड़ा का युद्ध, जहां निज़ाम को मान्यता मिला, एक इंडिपेंडेंट डिक्लेयर घोषित कर दिया, और पालखेड़ा के युद्ध में मराठा से भिड़ गया। और मराठा में कौन है, बाजीराव फर्स्ट। और बाजीराव फर्स्ट जो है एक योग्य सेनापति है, एक योग्य पेशवा है। तो योग्य पेशवा का योग्य बेटा है बालाजी विश्वनाथ जो है वो भी योग्य थे, और उन्हीं का एक योग्य पुत्र बाजीराव फर्स्ट भी है। तो बाजीराव फर्स्ट और निज़ाम के बीच में युद्ध हुआ पालखेड़ा का युद्ध में, लेकिन यहाँ पे जीत जो है बाजीराव फर्स्ट को मिला और निज़ाम जो है वो हार गया। तो पालखेड़ा के युद्ध से यह डिसाइड होता है कि अब जो भारत पे जो शासन चलेगा वो तो क्लियर हो गया कि मुगल जो है अब पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया। मुगल पूरे देश हिंदुस्तान पे शासन नहीं कर सकता बादशाह। अब जो कर सकता था या तो निज़ाम करता, निज़ामुल मुल्क हैदराबाद का निज़ाम, या फिर मराठा, क्योंकि निज़ाम भी जो है मुगलों को हरा दिया और मराठा भी मुगलों को हरा दिया। तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और डिसाइड यह हो गया कि निज़ाम हार गया और मराठा जीत गया। तो यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान का जो शासक होगा अब मराठा अंपायर होगा। तो किस तरीके से देख रहे कि मराठा जो है इसकी शक्तियाँ बढ़ रही है, राइज ऑफ मराठा अंपायर। पाल खेड़ा के युद्ध में जो है यहाँ पे जो जीत मिला है, विक्ट्री मिला है, वो बाजीराव फर्स्ट को मिला है। तो दोनों के बीच में एक संधि होता है। तो यहाँ पे निज़ाम जो है रेवेन्यू राइट्स दे देता है हैदराबाद। जो यह मैप जो दिख रहा है ये मराठा अंपायर जो पूरा टेरिटोरियल जेनित अपने पहुँच गया। तो यहाँ पे जो रेड कलर का दिख रहा ये है हैदराबाद का निज़ाम। तो यहाँ पे हैदराबाद के निज़ाम में रेवेन्यू राइट्स देता है कौन, तो वहाँ का निज़ाम, निज़ामुल मुल्क। वहाँ पे चौथ और सरदेश मुखी इस क्षेत्र पे जीत गया, तो यहाँ से टैक्स कलेक्ट कर सकता है मराठा। और चौथ जो 1/4 होता था 25%, और 1/10 जो होता था वो सरदेश मुखी कलेक्ट किया जाता था। तो यहाँ पे जो जीत मिला बाजीराव फर्स्ट को, तो वहाँ टैक्स कलेक्शन करने का अधिकार मिल जाता है हैदराबाद के क्षेत्र में। और यहाँ पे मान्यता प्राप्त मिल जाता है कि मराठा यहाँ पे क्या है, सुप्रीम है। देखिए किस प्रकार पेशवा काल जैसे शुरुआत हुआ तो छत्रपति का मान्यता दे दिया फर्रुखसियर सैयद ब्रदर्स के द्वारा, और फिर दोबारा अब जो है यहाँ पे निज़ाम को हरा करके, जो निज़ाम एक समय मुगलों को हराया, तो अब मराठा जो है निज़ाम को हरा करके बैटल ऑफ पाल खेड़ा के युद्ध में 1728 में, तो यहाँ पे मान्यता मिल गया कि मराठा जो है अब सुप्रीम है, सुप्रीमेसी हो जाता है मराठाओं का। अब मराठा जब सुप्रीम हो जाता है और एक योग्य पेशवा है बाजीराव, तो बाजीराव क्या करता है, इसने दिल्ली पे फिर से अटैक करता है और भोपाल पे 1737 में, और यहाँ पे जीत जो है बाजीराव फर्स्ट को मिलता है। तो अब जो टेरिटोरियल जेनिथ मिला है लगभग दिल्ली, भोपाल, मध्य प्रदेश, डेक्कन का क्षेत्र और निज़ाम पे भी कब्जा है। तो इस तरीके से टेरिटोरियल जेनिथ जो है बाजीराव फर्स्ट के काल में होता है। लेकिन जब कोई पीक पे होता है तो उसे गिरना भी होता है। तो यह एक कर्विलिनियर लाइन होता है, राइज का जो होता है जब अपने पीक पर होता है तो धीरे धीरे राइज किया, कर्व एक
रैपिडली कोई भी चीज़ राइज नहीं करता है, तो धीरे 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 क्या हुआ, पीक पे गया मराठा अंपायर। जब पीक पर बालाजी बाजीराव के समय में पीक में गया, तो उसी काल में हमें गिरने को, वहीं से हमें क्या है, डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे डिक्लाइन होगा, और यहाँ पे परिसंघ में 5 परिसंघ में मराठा जो है वो डिवाइड हो जाएगा, जिसमें से गुजरात वाला जो क्षेत्र है, बड़ौदा का जो क्षेत्र है, वहां पे गायकवाड़ को नियुक्त किया गया। और जो मेन जो पेशवा जो है वो पुणे का क्षेत्र में। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है ग्वालियर का जो क्षेत्र है एमपी में, वहां पे सिंधिया। और नागपुर वाला जो क्षेत्र है, पुणे के जस्ट आगे जो है वो नागपुर है, तो नागपुर वाला क्षेत्र में भोसले। और इंदौर, जो एमपी का जो क्षेत्र है इंदौर, तो वहाँ पे होलकर। तो इंदौर में होलकर, एक होलकर स्टेडियम भी है, क्रिकेट स्टेडियम, कहाँ पे, इंदौर में। मराठा अंपायर जो है अब यहाँ पे 5 कॉन्फेडरेसी में टूट जाता है, और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो है शक्ति होता है, सिंधिया का, भोसले का, होलकर का, पेशवा का, गायकवाड़ का। लेकिन अभी जो पोजीशन में जो है वो पेशवा पूरी तरीके से कंट्रोल्ड है, पेशवा के अंतर्गत में ही ये 5 कन्फेडरेसी है। लेकिन बाजीराव फर्स्ट जो अपने अंतिम समय में इसे बीमारी हो जाता है और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, और इसका फिर बाजीराव फर्स्ट का मृत्यु हो जाता है। और बाजीराव को प्रेम हो जाता है मस्तानी से, तो मूवी भी बना है बाजीराव मस्तानी। तो बाजीराव और मस्तानी, इन दोनों के बीच में एक प्रेम, एक लव स्टोरी है इन दोनों के बीच में, मस्तानी के बीच। इसके बाद बाजीराव फर्स्ट के बाद बाजीराव फर्स्ट का जो बेटा हुआ वो बालाजी बाजीराव, जिसका ओरिजिनल नाम है नाना साहेब। तो नाना साहेब और बालाजी बाजीराव एक ही नाम है। तो अब यह जो गद्दी पे बैठा, क्योंकि ये एक हेरिडेटरी ऑफिशियल्स है, हेरिडेटरी वंशानुगत है, तो बालाजी बाजीराव पहला जो बना है वो बालाजी विश्वनाथ, दूसरा जो है बाजीराव फर्स्ट, और तीसरा जो है ये पहला ले लेंगे, और इसका भी फर्स्ट का पहला और फिर सेकंड का पहला, तो बालाजी बाजीराव। तो तीसरा में बालाजी बाजीराव। और यह जो पेशवा का पद है ये छत्रपति के अंतर्गत में है, और छत्रपति जो अंतिम छत्रपति है वो साहू जी है। तो साहू जी इस काल में जो सबसे एक बड़ा घटना घटता है, साहू जी का मृत्यु हो जाता है बालाजी बाजीराव के काल में। तो छत्रपति साहू जी महाराज का जो है यहाँ पे मृत्यु हो जाता है बालाजी बाजीराव के काल में, और यहाँ पे एक संगोला का संधि होता है। अब इसके बाद गद्दी पे कौन बैठेगा छत्रपति का, तो वो नाम मात्र का गद्दी पे बैठेगा। अब जो गद्दी पे बैठा छत्रपति का वो सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का है। तो यहाँ पे एक संगोला ट्रीटी होता है, संगोला एग्रीमेंट, संगोला का समझौता होता है 1750 एडी में। और यह जो गोला है, मराठा जो गोला है, मराठा जितना बड़ा साम्राज्य है, ये पूरे गोला का जो सुप्रीम पावर होगा वो पेशवा के हाथ में चला गया। ये पूरा गोला जो है वो पेशवा का है, ना कि छत्रपति का है। तो संगोला की संधि में क्या हुआ, यह गोला जो है, मराठा का जो गोला है, यह पेशवा का पद पे अब इसके हाथ में चला जाएगा, और छत्रपति का जो पद है उसको पूरी तरीके से क्या है, समाप्त या पूरी तरीके से सिर्फ नाम मात्र का रख दिया जाता है। तो पेशवा का हाथ में जो है बालाजी बाजीराव के काल में छत्रपति का जो पद है वो पूरी तरीके से कम कर दिया जाता है, और पूरे जो पेशवा जो हाथ है वो मराठा अंपायर का वो पेशवा के हाथ में आ जाता है, हैंड्स ऑफ पेशवा। एग्जाम में पूछता भी है कई बार कि छत्रपति का जो मराठा अंपायर में उसकी शक्ति को कम करके पेशवा के हाथ में आ जाता है, किस संधि में, तो 4 संधि दे देगा, 4 एग्रीमेंट का नाम दे देगा। तो उस एग्रीमेंट का नाम होगा संगोला, क्योंकि पूरा गोला का हाथ किसके चला गया, पेशवा के हाथ में। तो पूरा गोला जो है पेशवा के हाथ में गया। तो बालाजी बाजीराव के काल में जो छत्रपति साहू जी महाराज का जो मृत्यु होता है, तो यहाँ पे संगोला ट्रीटी होता है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट आदमी का मृत्यु होता है जो निज़ामुल मुल्क होते हैं, जो फाउंडर, जो निज़ाम, जो हैदराबाद का जो कॉन्फेडरेसी है, जो हैदराबाद का राज्य है,
तो वहाँ पे निज़ामुल मुल्क का भी मृत्यु हो जाता है 1748 में। 1748 में निज़ाम का मृत्यु हो जाता है। और निज़ाम का मृत्यु होता है तो फिर से यहाँ निज़ाम नियुक्त किया जाएगा। जिस तरीके से बंगाल में, जैसे बंगाल में बंगाल का नवाब, अवध में अवध का नवाब, इसी तरह हैदराबाद के क्षेत्र में निज़ाम कहा जाता था। जिस तरीके से मुगल में बादशाह और दिल्ली सल्तनत में सुल्तान, तो ठीक यहाँ पे निज़ाम कहा जाएगा हैदराबाद के क्षेत्र में। तो नेक्स्ट निज़ाम नियुक्त होगा इसकी मृत्यु के बाद, निज़ामुल मुल्क के मृत्यु के बाद। तो यहाँ पे एक और ट्रीटी होता है। यहाँ का जो निज़ाम होता है, हैदराबाद का निज़ाम 1752 AD में, झलकी का संधि, ये बालाजी बाजीराव जो पेशवा है और यहाँ पे जो निज़ाम होता है, हैदराबाद का जो निज़ाम है, तो उन दोनों के बीच में संधि होता है और यहाँ पे सुजरेंटी जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। निज़ाम जो है वो मराठा के सुजरेंटी को एक्सेप्ट कर लिया, उसके अधीन में आ जाता है। मराठा के अधीन में जो है अब जो, क्योंकि निज़ामुल मुल्क की हत्या हो जाता है, निज़ामुल मुल्क जो उसका मृत्यु हो गया है, तो उसके बाद जो अब ट्रीटी ऑफ झलकी जो है वो सुजरेंटी एक्सेप्ट कर लेगा मराठा का। तो संगोला में पूरा गोला जो है पेशवा के हाथ में आ जाता है। निज़ामुल मुल्क की मृत्यु के बाद जो है झलकी का संधि में जो पड़ोसी राज्य है निज़ाम, तो वो भी किसके अधीनता स्वीकार कर लिया, तो मराठा में। तो यहाँ पे मुगल डिक्लाइन कर रहा है, अब मराठा राइज कर रहा है और साथ ही साथ निज़ाम को भी अधीनता स्वीकार कर लिया। तो पूरे हिंदुस्तान का शासक जो है अब मराठा अंपायर। और यहाँ पे एंट्री हमें देखने को मिल रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को। तो ब्रिटिश अब यहाँ पे क्या है, एंट्री मार रहा है। तो यहाँ पे मैप में दिखलाया गया है, ये रहा पूरा मराठा अंपायर, लेकिन इसके जस्ट बगल में निज़ाम है और निज़ाम को भी इसने क्या किया, कैप्चर कर लिया झलकी के संधि के माध्यम से। और पेशवा के छत्रपति के हाथ से हट करके पेशवा का हाथ में आ जाता पूरा गोला, संगोला के संधि में। फिर यहाँ पे नवाब ऑफ कर्नाटक, मैसूर का सल्तनत, बंगाल का नवाब, अवध, अब मुगल मात्र इतना दूर में ही सिमट गया है। तो यहाँ पे टेरिटोरियल जो जेनिथ था बाजीराव फर्स्ट के काल के समय में, तो पूरा यह मराठा अंपायर जो है, इतना बड़ा मराठा अंपायर है, अपने चरम पे है। और इसके जो फाउंडर है मराठा अंपायर के, छत्रपति शिवाजी महाराज। और यह रहा मराठा अंपायर का फ्लैग, भगवा धारी। और टाइटल एज्यूम किया गया था हिंदू धर्म धारक, हिंदू धर्म के रक्षक, प्रोटेक्टर ऑफ द हिंदूज फेथ। तो देखें हम लोग किस प्रकार मराठा जो है दिल्ली, भोपाल, पूरा MP, बंगाल और फिर इसके बाद निज़ाम और मुगलों को चुनौती दिया और अपने बड़ा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया। पेशवा का हाथ में आते ही साम्राज्य जो है अपने विस्तार जो है वो पूरे चरम पर है। लेकिन एक गलती होता है और एक युद्ध लड़ा जाता है, बैटल ऑफ पानीपत 1761। पानीपत का युद्ध 1761 में लड़ा जाता है और यह जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में लड़ा गया। जितने भी मराठा युद्ध करते थे वो ज़्यादातर युद्ध जो है वो गुरिल्ला टैक्टिक्स था, गुरिल्ला वारफेयर, गुरिल्ला वारफेयर। बताए थे कि हिट एंड रन अटैक करना होता था और सेना को घात लगा के बैठे रहना था। कुछ सेना को भेज दिया जाता था तो अपोजिट वालों को लगता था कि इसकी सेना बहुत छोटी सी टुकड़ी है, इसे हरा देंगे, तो तभी क्या है एक सेना का जो है बाढ़ आ जाता था और फिर अचानक अटैक कर दिया जाता था, तो जिसे हम लोग गुरिल्ला वारफेयर। तो यहाँ अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में युद्ध होता है। अहमद शाह अब्दाली का जो नेतृत्व करता है कमांडर, तो अहमद शाह अब्दाली का जो नेतृत्व कर रहा होता है वो नजीबुद्दौला, सजाउद्दौला, हाफिज रहमत खान और सादुल्ला खान, ये चार जो फेमस सेनापति रहता है अहमद शाह अब्दाली के तरफ। अब मराठा के तरफ जो सबसे फेमस होता है वो विश्वास राय, विश्वास राव, और नेक्स्ट जो होता है वो सदाशिव राव, सदाशिव राव। अब मराठा जिस क्षेत्र में जीतता था तो उस क्षेत्र में क्या है चौथ और सरदेश मुखी
लगाया जाता था, चौथ और सरदेश मुखी। तो यहाँ पे दोनों के बीच में युद्ध होता है, लेकिन अहमद शाह अब्दाली जो है बताए थे कि जो नादिर शाह है, नादिर शाह का मृत्यु के बाद जो है गद्दी पे बैठता है अहमद शाह अब्दाली। यह रहता है अफगानिस्तान का अफगान रहता है। तो बैटल ऑफ पानीपत थर्ड 1761, इसका मतलब है कि पानीपत का 2 युद्ध पहले लड़ा जा चुका है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इस पानीपत का युद्ध में जो सबसे कॉमन बात होता है कि एक साइड जो है अफगान रूलर हमेशा होता है, चाहे वो बैटल ऑफ पानीपत का फर्स्ट हो, सेकेंड हो या थर्ड हो। फर्स्ट जो बैटल ऑफ पानीपत जो फर्स्ट होता है वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, और इब्राहिम लोधी जो है वह भी अफगान रहता है। और यहाँ पे जीत जिस मिलता है पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, तो वो बाबर को। इसके पानीपत का जो दूसरा युद्ध है 56 में, 1556 में, वो अकबर, और अकबर का जो प्रोटेक्टर है, जो संरक्षक है, वो बैरम खान। तो बैरम खान के नेतृत्व में युद्ध होता है हेमू के साथ। और यहाँ पे रीगेन करने के लिए, दिल्ली की सत्ता को रीगेन वापस लेने के लिए ये युद्ध लड़ा जाता है। इसलिए पानीपत का तीनों युद्ध जो है वो एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। तो यहाँ पे अकबर का जीत होता है बैरम खान के नेतृत्व में, और हेमू की हार होता है। अब पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761, यहाँ पे डिसाइड यह हो रहा था कि अब जो है पूरे हिंदुस्तान का शासक वो मराठा होगा, ना कि निज़ाम होगा, ना ही कोई बंगाल का होगा, ना ही कोई अवध, कोई रीजनल पावर इतना शक्तिशाली है जितना मराठा है। तो यहाँ पे डिसीजन ये हो रहा था कि अब मराठा जो है पूरे हिंदुस्तान का शासक होगा। लेकिन तभी अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में युद्ध होता है। अहमद शाह अब्दाली को एक टाइटल दिया गया दुर्रे दुरानी का, दुर्रे दुरानी का, और इस युद्ध में जीत मिलता है अहमद शाह अब्दाली। और एक सेटबैक लगता है मराठा अंपायर को। तो मराठा अंपायर को एक सेटबैक मिला, तो यहाँ से मराठा जो है जो प्रतिष्ठा, जो इतना बड़ा साम्राज्य को रहता है, उस प्रतिष्ठा में कमी आता है, और मराठा अंपायर जो है कमज़ोर हो जाता है, सेना में कमजोरी आ जाता है। हम लोग देखें कि मराठा किस तरीके से एक वॉरियर क्लास है। तो इतने बड़े वॉरियर क्लास होने के बावजूद मराठा की हार पानीपत के तीसरे युद्ध में कैसे हो गया? तो मराठा का जो असफलता का जो कारण माना गया है, एक तो सबसे पहले इन लोगों में एकता का अभाव था। हम देखें कन्फेडरेसी बटा हुआ था, 5 कन्फेडरेसी, लेकिन एक भी कन्फेडरेसी जो है, एक भी कोई नॉर्थ इंडिया में सहायता नहीं किया इस पानीपत का युद्ध में। जबकि हो सकता है कि जब जो मराठा जो युद्ध कर रहा था गुरिल्ला टैक्टिक्स का, गुरिल्ला नीति, गुरिल्ला वारफेयर के युद्ध का नीति प्रयोग करता था। लेकिन जहां अभी युद्ध हो रहा वो पानीपत में हो रहा। पानीपत जो है वो दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा के क्षेत्र में एक जगह है पानीपत का। पानीपत में ना वो पूरी तरीके से प्लेन इलाका है, वहाँ ना तो कहीं पहाड़ और ना है तो कहीं डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तो ये हो सकता है यदि राजपूत सहायता करता, जाट सहायता करता, या फिर कन्फेडरेसी ये सब उत्तर भारत का सहायता करता, तो मराठा जीत सकता था। लेकिन यहाँ गुरिल्ला टैक्टिक्स तो काम किया नहीं, गुरिल्ला युद्ध नीति का यहाँ पर प्रयोग हो नहीं पाया। तो इस युद्ध में एक और होता है कि जो अहमद शाह अब्दाली होता है इस युद्ध को लेट करता है जानबूझकर, और शांति समझौते के लिए भेजता है मराठा के पास कि हम शांति समझौता करना चाहते हैं। लेकिन मराठा जो है वो शांति समझौता करने से इनकार कर देता, बोलता है युद्ध हो करके रहेगा। जब युद्ध हो करके रहेगा, और इसने क्या किया कि पानीपत में युद्ध लड़ा, तो यहाँ पे जब उत्तर भारत में कोई भी सहायता नहीं किया, न जाट न राजपूत और न अपना ही कन्फेडरेसी, तो यहाँ पे जो फूड सप्लाई था वो रुक गया। फूड सप्लाई सेना में नहीं पहुंचने की वजह से सेना जो है ये भूखे रह गए, और सेना पूरी तरीके से क्या थक गया। तो एक सेना में एक होड़ मच गया कि सेना पूरी तरीके से थक जाने की वजह से अहमद शाह अब्दाली यहाँ पे अटैक करता सेना पे, और मराठाओं पर उसने क्या है जीत हासिल किया। तो देखिए कि हम पानीपत का तीसरा युद्ध में मराठा अंपायर जो है यहाँ पे सेटबैक लगा। देखिए हम चौथा जो पेशवा है अब माधवराव भी जो है वो बालाजी बाजीराव का बेटा। तो हम देख रहे कि एक हेरिडेटरी पद है, वो सभी का बेटा जो है पेशवा बन रहा। पहला बालाजी विश्वनाथ, फिर दूसरा बाजीराव फर्स्ट, और तीसरा जो था बालाजी और बाजीराव दोनों को मिला देंगे।
बालाजी बाजीराव, और फिर बालाजी बाजीराव का जो बेटा हुआ वो माधव राव गद्दी पे बैठा, पेशवा के पद पर बैठा। और यह पानीपत का जो तीसरा युद्ध जो मराठा को हार मिला, तो यह कोशिश किया माधवराव कि हम फिर से जो है सुधार कर रहे हैं, मराठा अंपायर को फिर से रीस्टेब्लिश करें। तो इसने क्या किया, सुधार करने का कोशिश किया, बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार किया, और वित्तीय स्थिति जो है, जो कमी हो गया था फाइनेंस का, इसने फाइनेंस को फिर से क्या किया, उसमें सुधार लाया, ताकि हम पूरे मराठा अंपायर को फिर से क्या करें, रीस्टैब्लिश करें पानीपत का तीसरा युद्ध के बाद। और इस्टेब्लिशमेंट जो है इसने कर भी देता है माधवराव। इसने क्या किया, माधवराव हैदर अली, जो मैसूर का क्षेत्र हैदर अली है, और निज़ाम जो हैदराबाद, जो सुजरेंटी मान लिया था, तो देखा कि अब यहाँ पे हार मिला है पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा, तो निज़ाम भी क्या किया, मराठा पे अटैक कर दिया, बोले ये सही समय है। लेकिन यहाँ पे माधवराव जो है जीत जाता है, निज़ाम के साथ भी और मैसूर के साथ भी। और यहाँ पे जो है एक टैक्स, जो फेमस टैक्स है मराठाओं के बीच में, चौथ और सरदेश मुखी जो है कलेक्ट करने की वजह से इसके फाइनेंस में सुधार होता है। हम देखें कि किस तरीके से पानीपत तीसरे युद्ध के बाद जो है वो फिर से जो है पुनर्स्थापना कर देता है, रीस्टैब्लिशमेंट कर देता है माधवराव, बालाजी बाजीराव जो है उसका बेटा माधवराव के द्वारा। लेकिन माधवराव के बीच में ही जो माधवराव है, इसके चाचा का नाम है रघुनाथ राव, अंकल है रघुनाथ राव, मीन्स बालाजी बाजीराव के भाई। तो बालाजी बाजीराव के भाई जो रघुनाथ राव, और ये इनका उम्र बहुत कम है, माधवराव जो है इनका उम्र जो है बहुत ही कम है। तो कम होने के वजह से, और रघुनाथ राव जो है वो चाहता है कि हम पेशवा के पद पर दावेदारी रखें। पेशवा का पद पर जो है माधवराव नहीं बैठे, वो रघुनाथ राव बैठे। तो यहाँ पे संघर्ष देखने को मिलता है दोनों के बीच में, माधवराव और रघुनाथ राव, चाचा और भतीजे के बीच में क्या है, संघर्ष देखने को मिलता है। तभी रघुनाथ राव चाहता है कि हम क्या करें कि पेशवा के पद पर बैठे हैं, लेकिन ये देखा कि माधवराव गद्दी पर बैठ गया, पेशवा के पद पर माधवराव। तो इसने रघुनाथ राव अंग्रेज से जा करके समझौता कर लेता है, और अंग्रेज से जा करके समझौता किया, और उसने बोला कि हम पेशवा के पद पर बैठना चाहते हैं, आप हमारी सहायता कीजिए। यह कन्फ्लिक्ट इतना बढ़ जाता है कि रघुनाथ राव जो है माधवराव का जो भाई होता है नारायण राव, उसकी हत्या कर देता है। वो गद्दी पे रहता है पेशवा के पद पे, और फिर उसकी हत्या करके नारायण राव का हत्या कर देता है कौन, माधव राव। और फिर इसके बाद जो गद्दी पे बैठता है वो माधव नारायण राव। देख रहे हैं कि यहाँ पे इंटरनल कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है, मराठाओं के बीच में जो है आपसी संघर्ष देखने को मिल रहा है, चाचा और भतीजे का। तो यहाँ पे माधव नारायण राव जो है ये सोचता है कि हम रघुनाथ राव, और रघुनाथ राव बैठना चाहता है पेशवा के पद पे। तो यहाँ पे इसने क्या किया, एक 12 भाई काउंसिल बनाया, 12 लोगों का सरदार का ग्रुप, बड़े बड़े मराठा दिग्गज जो हुए, बड़े बड़े जो नेता हुए, उसमें शामिल करके चाहा इसने किस तरीके से मराठा अंपायर को फिर से क्या करें, एक बेहतर ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन चला सके, और इस रघुनाथ राव को भी क्या किया जाए, रोका जाए। और इसके जो अध्यक्ष हुए, चेयरमैन, नाना फडणवीस। तो नारायण राव, माधव नारायण राव के काल में ही 12 भाई काउंसिल बनाया गया, जिसमें 12 ग्रुप था, और इसका अध्यक्ष जो है नाना फडणवीस। तो एग्जाम में बार बार पूछता है कि 12 भाई काउंसिल किसके काल में है, तो एक तो मराठा के पेशवा काल में, और किस पेशवा से रिलेटेड है, तो माधव नारायण राव, और उसके अध्यक्ष कौन है, नाना फडणवीस। एग्जाम में पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन है 12 भाई काउंसिल के। तो हम देखें कि किस प्रकार चाचा जो रघुनाथ राव है वो जा करके अंग्रेज के साथ सहायता मांगता है और संधि कर लेता है। वो संधि जो करता है सूरत की संधि, क्योंकि सूरत जो है उस समय एक पोर्ट सिटी है, तो वहाँ पे अंग्रेज है। तो ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 में सूरत की संधि होता है रघुनाथ राव और अंग्रेज के बीच में, और अंग्रेज के बीच में होता है कि हम पेशवा के पद की दावेदारी रखते हैं, पेशवा के पद पर हम बना रहना चाहते हैं, इसलिए अंग्रेज जो है हमें क्या करे, अपना सेना हमें दे। लेकिन यहाँ पे एक पहला एंग्लो मराठा वार होता है 1775 से लेकर के 1782 के बीच में। एक साइड ब्रिटिश है, जो ब्रिटिश का सहायता जो कर रहा है वो रघुनाथ राव है, और दूसरे साइड है मराठा। मराठा में जो पेशवा है
माधव नारायण राव, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, लेकिन मराठा अभी भी पूरी तरीके से उतने कमज़ोर नहीं हुए जितना कमज़ोर होना था। तो यहाँ पे एक जटिल दोनों के बीच में संघर्ष होता है। ना तो ब्रिटिश जीत पाता है पूरी तरीके से, ना ही पूरी तरीके से मराठा जीत पाता है। तो यहाँ पे एक संधि होता है, सालाबाई का संधि 1782 में। अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि अंग्रेज आए तो अंग्रेज अपने हिसाब से संधि करता था और फिर अपने परिस्थिति के हिसाब से संधि को तोड़ देता था। माधव नारायण राव के बाद जो गद्दी पे बैठता है वह बाजीराव सेकेंड। बाजीराव फर्स्ट जो है पूरे पेशवा का सबसे मोस्ट पावरफुल पेशवा, सबसे शक्तिशाली पेशवा जो बाजीराव मस्तानी वही बाजीराव फर्स्ट वाला। तो बाजीराव फर्स्ट ही सबसे शक्तिशाली, लेकिन बाजीराव सेकेंड जो है ये सबसे इनकैपेबल, सबसे अयोग्य शासक। यह जो रहता है रघुनाथ राव का बेटा होता है, जो उसका चाचा होता है माधव राव का। तो उसका जो चाचा है रघुनाथ राव, तो रघुनाथ राव का ही ये बेटा है बाजीराव सेकेंड। इसके काल में ही रघुनाथ राव तो पेशवा तो बन नहीं पाता, लेकिन उसका बेटा पेशवा लास्ट में बनता है बाजीराव सेकेंड। और यहाँ पे अंग्रेज जो है अपने हिसाब से ट्रीटी करता है और अपने हिसाब से संधि को तोड़ देता है, परिस्थितियों के हिसाब से देखते हुए। तो यहाँ पे सेकेंड एंग्लो मराठा वार होता है। एंग्लो का मतलब हो गया ब्रिटिश, इंग्लिश, अब मराठा मीन्स मराठा, एक साइड इंग्लिश और एक साइड मराठा। तो सेकेंड जो मराठा वार हुआ ये 1803 से लेकर के 1805, जबकि जो पहला जो हुआ था 1775 से लेकर के 1782। तो ये 82 से लेकर के 1803 तक लगभग 20 से 21 साल का गैप है। तो इस 21 साल में शांति समझौता रहता है। अंग्रेज यहाँ पे 21 साल तक शांत रहता है, लेकिन 21 साल के बाद आता है 1803 1805 में और युद्ध कर देता है बाजीराव सेकेंड के अगेंस्ट में। जबकि इसके पिता के साथ उसने ट्रीटी किया था, ट्रीटी ऑफ सूरत का संधि किया था। बोला सूरत की संधि को हम नहीं मानते हैं। और यहाँ पे बाजीराव सेकेंड देखा कि किस प्रकार बाजीराव जो है अयोग्य पेशवा है, अयोग्य शासक है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में युद्ध होता है सेकेंड। और यहाँ पे जो है ट्रीटी ऑफ बसीन होता है, बसीन का संधि होता है 1802 में। और यहाँ पे सब्सिडियरी अलायंस जो चलाया जाता है ब्रिटिश के द्वारा, तो उसकी अधीनता को यह मान लेता है। सब्सिडियरी अलायंस को जो है बाजीराव सेकेंड जो है एक्सेप्ट कर लेता है। देख रहे कि किस प्रकार अंग्रेज जो है सहायक संधि यहाँ पे रख दिया और सहायक संधि को इसने क्या किया, मान लिया, क्योंकि बाजीराव सेकेंड जो है ये एक इनकेपेबल पेशवा है, ये अयोग्य पेशवा है। पहला ट्रीटी हम देखें सालाबाई की संधि, दूसरा बसीन का संधि, फिर इसके बाद तीसरा थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817 से लेकर के 1818 एडी के बीच में। और यहाँ पे जो है अब जो है बाजीराव एक तो अयोग्य था, और इसके बाद जो है अब 1817 में ये पूरी तरीके से इसका पावर पूरी तरीके से क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसने युद्ध कर देता है ब्रिटिश, और यहाँ पे पुणे का संधि होता है, और यहाँ पूरी तरीके से डोमिनेशन ब्रिटिश का हो जाता है। तो हम देखें कि किस प्रकार से मुगल जब डिक्लाइन हो रहा है तो रीजनल्स पावर उभर रहे हैं, लेकिन इस रीजनल्स पावर में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मराठा है और निज़ाम। लेकिन मराठा जो है निज़ाम को हरा देता है और पालखेड़ा के युद्ध में। लेकिन मराठाओं का एक सेटबैक लगता है पानीपत का तीसरा युद्ध में, लेकिन माधवराव जो है उसे फिर से क्या करता है, रिगेन कर लेता है पोजीशंस को। लेकिन अपने इंटरनल कन्फ्लिक्ट के वजह से अब धीरे धीरे मराठा में आंतरिक कलह हो जाता है। चाचा और भतीजे में रघुनाथ राव अपने दावेदारी ठोक देता है कि पेशवा का पद पे मैं ही बना रहूंगा। तो अंग्रेज को उसने क्या करता है, सहायता करता है, अंग्रेज को घुसा देता है, जिसके चलते एंग्लो मराठा युद्ध हो जाता है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार में 20 से 21 साल का शांति बना रहता है, लेकिन सेकेंड और थर्ड एंग्लो मराठा वार में जो है यहाँ पे ब्रिटिश का डोमिनेशन हो जाता है, और इस तरीके से मराठा जो है डिक्लाइन कर जाता है। तो मराठा डिक्लाइन हो गया, पहले मुगल डिक्लाइन हुआ, फिर मराठा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। निज़ाम को तो पहले ही समाप्त कर दिया मराठाओं ने। अब जो है सुप्रीम बनकर के इकलौता ब्रिटिश बचा, और नेक्स्ट जो है अब ब्रिटिश धीरे धीरे जो है ये अपने हिसाब से संधि करता है, अब परिस्थितियों को देखते हुए इस संधि को तोड़ देता है। पानीपत बोल रहे हैं, थर्ड जो एंग्लो मराठा वार है, तो इस थर्ड एंग्लो मराठा वार में पेशवा जो है सरेंडर कर देता है ब्रिटिश के खिलाफ। अब
आत्मसमर्पण कर दिया 1818 में। अब बाजीराव सेकंड जो है इसे गद्दी से हटा देता है, पेशवा के पद से हटा देता है, और इस पेशवा को पद को ब्रिटिश समाप्त कर देता है और उसे पेंशन देने के लिए मराठा से हटा करके, महाराष्ट्र के पुणे के क्षेत्र से हटा करके उसे कानपुर की ओर ले जाता है, और कानपुर में बिठूर का एक क्षेत्र है, वहां पे पेंशन देने लगता है ब्रिटिश। ब्रिटिश इतने होशियार होता है कि ब्रिटिश चाहता तो इसे पेशवा का पद बना यदि हटा भी दिया तो इसे कानपुर में ही रहने देता, सॉरी मराठा पुणे में ही रहने देता, लेकिन इसे कानपुर भेजा ताकि कुछ सालों के बाद जो है ये कानपुर जाए तो लोग उसे स्वीकार नहीं करें, और फिर इसका पेंशन हम जब चाहे तब बंद कर सकते थे। तो इसे पेंशन ऑफ मीन्स पेंशन चालू कर दिया, पेंशन ऑफ कहाँ, कानपुर के क्षेत्र में, और ये गद्दी पेशवा के पद से हटा दिया गया, पेशवा पद को समाप्त कर देता है ब्रिटिश अंपायर। लेकिन इसके बाद जो है दोदू पंत, जो बाजीराव सेकंड का बेटा होता है, जिसे नाना साहिब के नाम से भी जानते हैं, धोदू पंत, ये एक नाम है, निक नेम है धोदू पंत। ये धोदू पंत जो है इसका पेंशन बंद कर देता है अंग्रेज। तो ये 1857 की क्रांति में लीड करते हैं। 1857 के रिवॉल्ट में ब्रिटिश के खिलाफ जो है एक लीडिंग रोल निभाते धोदू पंत। हम मराठों को पूरे डिटेल से समझे, किस प्रकार से शुरुआत होता है एक छोटे से क्षेत्र से उभरा, फिर इसके बाद धीरे धीरे इसका राइज किया, और फिर इसमें इसका जो धीरे धीरे डिक्लाइन किया, और डिक्लाइन का जो मेजर्स कारण रहा, एक तो बैटल ऑफ पानीपत, तीसरा युद्ध। हालांकि इस बैटल ऑफ पानीपत का जो माधव राय है उसे रीस्टैब्लिशमेंट करता है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी कारण जो होता है कि आपस में या उत्तर भारत में इसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है, सरदारों के बीच में एकता का अभाव होता है, और अपने ही मराठाओं के बीच में जो है इंटरनल कन्फ्लिक्ट देखने को मिला। चाचा और भतीजे का युद्ध, पेशवा पद का दावेदारी रघुनाथ राव ने ठोक दिया। जब इंटरनल कन्फ्लिक्ट हुआ तो अंग्रेज से सहायता लिया, और इसी बीच में अंग्रेज जो है फाइनली इस पेशवा को पद को समाप्त करता है, 3 युद्ध लड़ता है, और इस पेशवा को पद समाप्त करके और फिर जो है बिठूर में जो कानपुर का क्षेत्र है वहाँ पे पेंशन ऑफ कर देता है, वहाँ पे पेंशन के लिए भेज देता है, वो पेंशन पे जीवित रहता है। लेकिन जब धोदू पंत उसका बेटा जब बनता है तो इस पेंशन को बंद कर देता है, जिसकी चलते आक्रोश रहता है धोदू पंत के अंदर कि हमें पेंशन दिया जाए। लेकिन 1857 में इसने क्या किया, विद्रोह में पार्टिसिपेट कर लिया। तो हम देख रहे हैं इस प्रकार कि अब जो है हिंदुस्तान में एक जो हिंदुस्तान का शासक बन सकता था वो मराठा अंपायर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जो सिंगल बचा वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोपियंस यहाँ पे आना शुरू होगा, कई यूरोपियंस आएगा, उन यूरोपियंस के बीच में युद्ध होगा, और यहाँ पे जो यूरोपियंस में जो जीत जाएगा, कंप्लीट जो सुप्रीमेसी होगा वो ब्रिटिश का होगा। तो दोस्तों इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो पेशवा का हम एंडिंग देखते हैं। तो पेशवा ने मराठा अंपायर को शिखर तक जरूर पहुंचाया, लेकिन इनकी पॉलिसीज और इंटरनल कन्फ्लिक्ट के वजह से इसके पतन का कारण भी बना। हिस्ट्री हमें यही सिखाती है कि शक्ति के साथ साथ एकता भी जरूरी है। यदि एकता नहीं रहा तो यह पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं होता है। दोस्तों नेक्स्ट सेशन में हम लोग मराठास के एडमिनिस्ट्रेशन को समझेंगे, जो मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक साम्राज्य को भले ही तलवार से जीता जा सकता है, लेकिन उसे चलाने के लिए चाहिए एक मजबूत प्रशासन, और यही कला शिवाजी महाराज ने पूरी दुनिया को सिखाई है। तो आइए दोस्तों, आज हम मराठा अंपायर को एडमिनिस्ट्रेशन को पूरे डिटेल से समझते हैं। यह जो पूरा साम्राज्य था, पूरा लगभग नॉर्थ इंडिया और पूरा डेक्कन का क्षेत्र था शामिल था। जो कहा जाता था कि मराठा अंपायर जो है कटक से लेकर के अटक तक की थी। अटक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और कटक उड़ीसा का क्षेत्र भी इसमें क्या था, शामिल था, और डेक्कन का रीजन भी था। तो इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए कई प्रोविंस में बांट दिया गया, कई राज्य में बांट दिया गया, जिस प्रकार पहले से चलता आ रहा था
वैसे ही सेम टू सेम पहले प्रोविंस में बांट दिया गया, फिर प्रोविंस को फर्दर जो है प्रांत में बांट दिया गया, उसको डिवाइड कर दिया गया प्रांत में। मीन्स कहने का है डिस्ट्रिक्ट, और फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है परगना या तरफ में डिवाइड कर दिया गया। और इस पूरे अंपायर का जो हेड होता था वो छत्रपति होता था। जो शिवाजी ने टाइटल एज्यूम किए थे, रायगढ़ जो राजधानी था रायगढ़, तो रायगढ़ ही जो था वो कैपिटल था मराठा अंपायर का। तो वहीं पे इसने टाइटल एज्यूम किए थे छत्रपति हिंदू धर्मधारा का। तो छत्रपति जो था वो बहुत ही मोस्ट पावरफुल था। वो एडमिनिस्ट्रेशन भी देखता था, जुडिशियल सिस्टम भी देखता था, फाइनेंस मैटर भी देखता था। वो पत्राचार रिलेटेड जो शाही आदेश होता था उसे स्वयं खुद छत्रपति देखता था। वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वहाँ का आर्मी सिस्टम, और वहाँ का जो फॉरेन मैटर्स है, एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो भी कौन, छत्रपति ही देखता था। लेकिन इस छत्रपति को सहायता देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, 8 लोगों का ग्रुप, अष्ट प्रधान था। ये जो 8 लोगों का जो समूह था, ग्रुप 8 मेंबर्स का, जिसे हम लोग अष्ट प्रधान कहें, तो अष्ट से रिलेटेड 3 टर्मिनोलॉजी पहले भी आ चुका है। पहला अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज जो था ये 8 लोगों का, मीन्स दिग्गज लोग जो थे वो 8 लोग थे स्कॉलर्स, तमिल पोएट्स। जो विजयनगर अंपायर में हम देखें कि पोएट्स का एक ग्रुप था जिसे अष्ट दिग्गज कहा गया था। उसी में एक शामिल अलसानी पेडाना भी था। तो वो विजयनगर अंपायर से रिलेटेड है, अष्ट दिग्गज। अरे एक और था अष्ट छाप। याद आ रहा होगा कि अष्ट छाप के बारे में बताए थे कि वल्लभाचार्य, जब हम भक्ति मूवमेंट पढ़ रहे थे तब वल्लभाचार्य के जो शिष्य हुए 8 लोगों का एक ग्रुप बना था पोएट्स का, जिसे हम लोग अष्ट छाप कहते हैं। उसी 8 में से एक शिष्य सूरदास, सूरदास भी थे। तो एक हो गया अष्ट दिग्गज, एक हो गया अष्ट छाप, और एक पुस्तक है अष्टध्यायी। अष्टध्यायी जो है ये ग्रामर पे पुस्तक लिखा गया पाणिनि के द्वारा, और इसे 8 भागों में 8 चैप्टर में डिवाइड किया गया, इसलिए इसका नाम पड़ा अष्टध्यायी। अष्ट मीन्स 8। तो यहाँ जो काउंसिल ऑफ ये जितने भी टॉपिक्स है, अष्ट टर्मिनोलॉजी है, अष्टध्यायी, अष्टदिग्गज, अष्टछाप और अष्टप्रधान, ये चारों से रिलेटेड जो एग्जाम में बार बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो यह अष्टप्रधान जो है 8 लोगों का ग्रुप है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। तो पहला जो है वो है पेशवा। जो छत्रपति के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पद हुआ वो पेशवा का हुआ। तो पेशवा जो था ये प्रधानमंत्री था, और ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था मराठा अंपायर में। फिर पेशवा के बाद अमात्य, या उसे हम मजूमदार भी कहते हैं, यह फाइनेंस मिनिस्टर को देखता था। फिर नेक्स्ट जो है वाकिया नवीस, यह एक खुफिया विभाग था, जो होम मिनिस्ट्री जो आज कहते हैं वो। तो जो गृह मंत्रालय था या खुफिया विभाग, खुफिया विभाग भी जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत में आता है, तो उसे हम लोग वकिया नवीस। वकिया नवीस के बाद सुरू नवीस। सरू नवीस जो है ये सचिव था, और ये पत्राचार संबंधित देखता था। मीन्स जो शाही ऑर्डर होता था राजा के द्वारा, छत्रपति के द्वारा जो बोल दिया जाता था, तो उस ऑर्डर को, या फिर दरबार के अंदर में जो भी शाही पत्राचार होगा, या फिर पूरे मराठा अंपायर में, तो उस पत्राचार से रिलेटेड जो है सुरुव नवीस। मीन्स ये डेली रिपोर्ट तैयार करता था न्यूज़ रिपोर्टर की तरह, सुरु नवीस। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो सुमंत है। सुमंत, या इसे हम लोग डाबिर भी कहते हैं, डाबिर है सुमंत। तो ये फॉरेन मिनिस्टर था, ये एक्सटर्नल अफेयर विदेश मंत्रालय को देखता था। इसके बाद नेक्स्ट जो है सरे नौबत। सरे नौबत जो है ये सेनापति होता था, जो मिलिट्री या डिफेंस मिनिस्ट्री को देखता था, सेना का प्रमुख, सैन्य मामले को देखता था सरे नौबत। फिर इसका पंडित राव, तो ये पंडित है मीन्स रिलीजियस मैटर को देखेगा। और न्यायाधीश, जो आज हम न्यायाधीश कहते हैं, वो यहीं से यह शब्द निकल करके आया है, न्यायाधीश, जो जुडिशियल मैटर को देखता था, सिविल और क्रिमिनल केसेस को।
कभी कभी न्यायाधीश जो है रिलीजियस मैटर को भी देखता था। तो पंडित राव और न्यायाधीश जो है दोनों मिल करके काम करता था। लेकिन एग्जाम में पूछे पंडित राव तो वो रिलीजियस मैटर और न्यायाधीश जुडिशियल मैटर को। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था मराठा अंपायर का, यह एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप जो शुरुआत किया गया तो शिवाजी के द्वारा। तो यह उस काल में मराठा अंपायर जब था तो वहाँ पे मुगल और उसके पड़ोसी राज्य जो था वो अहमदनगर था। और यहीं पे ये काम भी करते थे शिवाजी सेना के रूप में शुरुआत में बीजापुर और अहमदनगर में। तो वहीं से ये इन्फ्लुएंस हुआ मुगल से और अहमदनगर से। जो एडमिनिस्ट्रेशन जो हमें देखने को मिला है कुछ मुगल से और कुछ अहमदनगर से। इतना बड़ा साम्राज्य डेवलप था तो कहीं न कहीं साम्राज्य को जो राजस्व आता होगा, पैसा टैक्स वगैरह आता था, तो टैक्स से रिलेटेड कहीं न कहीं लैंड रिफॉर्म्स भी किया हो गया। तो हम देखेंगे लैंड एंड रेवेन्यू सिस्टम को देखेंगे आज। तो यहाँ पे जो यह बेस्ड था, जो प्रभावी था मलिक अंबर से जो अहमदनगर में था। तो रेवेन्यू जो पॉलिसीज था वो प्रभावी था मलिक अंबर से जो अहमदनगर में था। और यहाँ पे लैंड मेजरिंग करने के लिए, जैसे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि लैंड जो है वो दिया जाएगा तो कुछ मेजरिंग किया जाएगा। जैसे सिकंदर लोधी के समय गजे सिकंदरी, तो ठीक वैसा ही यहाँ पे रॉड और काठी। तो मराठा अंपायर का जो लैंड मेजरिंग था रॉड और काठी था। रॉड और काठी से यह हुआ कि हमें पता चल गया कि किसके पास कितना भूमि गया, पीजेंट्स के पास। तो वहाँ पे चलाया गया रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयत का मीन्स होता है पीजेंट्स, रैयत मीन्स किसान। तो रैयत, और बताए भी थे जब शेरशाह सूरी पढ़े थे तो उसने किसानों को रैयत कहा था। तो रैयत वाली सिस्टम जो है डायरेक्ट हम टैक्स जो वसूलेंगे हम डायरेक्ट किसानों से लेंगे, जिसे हम लोग रैयत वाली सिस्टम कहते हैं। यह रैयत वाली सिस्टम से यह हुआ कि जो बीच में जो बिचौलिया होता था वह बिचौलिया धीरे धीरे समाप्त हो गया, उन बिचौलियों में कमी आ गया। तो डायरेक्ट जो मराठा अंपायर का जो छत्रपति या जो पेशवा वो डायरेक्ट वसूलेगा किसे, किसान से। बीच में बिचौलिया जो होता था वो समाप्त कर दिया गया। इसके बाद जो, अब तो पता चल गया कि लैंड इसके पास इतना गया है पीजेंट्स के पास, और रैयत वाले से हम टैक्स ले रहे हैं। तो वो जो टैक्स लिया जाता था वो 1/3 लिया जाता था, मीन्स लगभग 33%। तो जितना उपज होता था, प्रोड्यूस होता था, उस प्रोड्यूस का वो 33%, जितना भी उत्पादन हुआ है उसका 33%। लेकिन बाद में फिर इसे बढ़ा करके 33 से 40% कर दिया गया, 2/5। और एक नया कर लगाया गया, चौथ और सरदेश मुखी। जब दूसरे राज्य से एक प्रोटेक्टिव टैक्स लिया जाता था, जो मराठा अंपायर था तो उसके पड़ोसी जो राज्य था, तो वहां पे बताया जाता था कि हम आपसे एक कर लेंगे, एक सुरक्षा कर लेंगे, नहीं तो फिर हम इस राज्य पे क्या करेंगे, अटैक कर देंगे। तो इस कर से एक डरा करके कर लिया जाता था जिसे हम चौथ कहते थे। तो डिक्लाइन का एक कारण भी बना था यही चौथ। तभी इसे नॉर्थ इंडिया में कोई भी पानीपत का तीसरा युद्ध में कोई भी सहायता नहीं किया था। तो 1/4 यह टैक्स होता था। और फिर जो सरदेश मुखी होता था, अपने ही देश में वसूला जाता था, ये मात्र 10% था, 1/10 था। तो यह एक प्रकार का नया टैक्स है, चौथा सरदेश मुखी। और इसे टैक्स को वसूलने के लिए एक ऑफिसर्स नियुक्त किया गया ताकि इस टैक्स को वसूला जाए, जिसे देशमुख, देश पांडे और पाटिल कहा गया। तो आज भी यह टाइटल लगता है देशमुख का, जैसे रितेश रितेश देशमुख, देश पांडे, शिवराज पाटिल, आज भी वहाँ पे यह टाइटल है। तो ये एक अधिकारी होता था जो टैक्स को वसूलता था, देशमुख, देश पांडे और पाटिल। तो मराठा अंपायर का इतने बड़े साम्राज्य को कहीं ना कहीं इसका सेना जो है बेहतर होगा, तभी इतने बड़े साम्राज्य पे जो है इस्टेब्लिश हो पाया, पूरे नॉर्थ इंडिया और डेक्कन का क्षेत्र। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सेना में जो टैक्टिक्स यूज किया जाता था वो गुरिल्ला टैक्टिक्स था, छापामार युद्ध। इस छापामार युद्ध में होता था हिट एंड रन अटैक किया जाता था। कुछ सेना को भेज दिया जाता था अचानक, तो दौड़ करके युद्ध करता था, लेकिन ये कुछ सेना का टुकड़ा होता था। लेकिन फिर कुछ सेना जो छुपा रहता था जंगलों में या फिर पहाड़ों पर, तो वहाँ पे फिर दूसरा घात लगा के बैठ रहा था। जैसे ही सेना उसका आता था तो यह सेना अचानक से जो है बाढ़ ला देता था, पूरी तरीके से सेना कूद जाता था दूसरे पे, ताकि फिर उसे दूसरे सेना को हरा देता था। तो यह था गुरिल्ला टैक्टिक्स। और जो आर्मी
जो था इसमें, तो वो उसे हम कैश के फॉर्म में, सैलरी जो है कैश के फॉर्म में दिया जाता था। तो यहाँ पे पैदल सेना भी था, घुड़ सेना भी था और नौसेना भी था। और इन सेना के बीच में तोप खाना का इस्तेमाल किया जाता था, तोपे का इस्तेमाल किया गया। और कभी कभी जो मिलिट्री कमांडर होता था, तो उसे हम वो जो सर्विस देता था मिलिट्री कमांडर, तो उसे कभी कभी हम जो भूमि दे देते थे। तो उस भूमि को जो लैंड ग्रांट जो दिया जाता था वो सरंजाम था, सरंजाम लैंड दिया जाता था। जिस तरीके से जागीर लैंड था, तो वैसे ही एक तरह का सरंजाम था, लेकिन ये उतना प्रचलित नहीं था। ये जागीर भूमि यहाँ पे नहीं दिया जाता था, जागीर लैंड जिस तरीके से मुगलों में दिया गया था। तो ये एक तरह का लैंड दिया गया है सरंजाम मिलिट्री कमांडर को। और यह एक नियमित नियमित अस्थाई सेना था, परमानेंट सेना था, एक रेगुलर परमानेंट आर्मी, जिसे हम लोग पागा कहा गया। और इसके जो नौसेना था, तो कई नौसेना में डॉकयार्ड्स बनाया गया और सेना स्थापित किया गया नेवी समुद्र में। तो ये पहला ऐसा जो है छत्रपति शिवाजी के द्वारा जो नौसेना डेवलप किया गया, तो इसे हम लोग फादर ऑफ इंडियन नेवी कहते हैं। ये व्यवस्थित ढंग से जो है नौसेना का विकास हुआ इस काल में, तो इसलिए हम छत्रपति शिवाजी महाराज को द फादर ऑफ इंडियन नेवी कहते हैं। तो आइए दोस्तों, मराठा अंपायर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डील करते हैं। इस क्वेश्चंस में पूछा गया है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। पहला है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है 1761, यह युद्ध लड़ा गया मराठा और एक साइड अफगान शासक जो हुआ अहमद शाह अब्दाली के बीच में। और यहाँ पे जीत जो है अहमद शाह अब्दाली का होता है, जिसमें मराठाओं को एक सेटबैक लगता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। इससे पहले इसका मतलब है कि दो बैटल पानीपत का हो चुका है। पहला जो इन तीनों पानीपत का युद्ध में जो कॉमन चीज़ है वो अफगान रूलर है। एक साइड अफगान रूलर, पहला में बाबर, और अफगान रूलर जो है इब्राहिम लोधी। यहाँ पे बाबर का जीत होता है, तो वो भी जो लोधी है वो भी अफगान। दूसरे में जो है एक तरफ बैरम खान और दूसरे साइड हेमू। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो है 1556 और फर्स्ट जो है 1526 और थर्ड जो है 1761। तो सेकेंड में बैरम खान और हेमू के बीच में युद्ध होता है। तो बैरम खान भी एक अफगान, जहाँ पे जीत होता है बैरम खान, और वो अकबर का नेतृत्व करता, प्रोटेक्टर रहता है अकबर का बैरम खान। 1761 में जीत होता है अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली भी अफगान। इसके बाद संगोला का एग्रीमेंट हम बताए थे 1750। 1750 में बताया कि एग्रीमेंट हुआ संगोला का एग्रीमेंट। यह जो मराठा गोला है, यह गोला पूरा जो है पेशवा के हाथ में आ जाता है। मीन्स छत्रपति का जो पावर्स होता है उसे उसको कम किया जाता है, और फिर जो है पेशवा के हाथ में पूरा मराठा अंपायर का आ जाता है। पूरा मराठा गोला का किसके हाथ में आ गया? पेशवा के हैंड्स में आ जाता है। जिस यह एग्रीमेंट साइन हुआ था 1750। इसके बाद डेथ ऑफ शिवाजी। शिवाजी का डेथ 1680 1680 1630 से लेकर के 1680 के बीच में, मीन्स 50 साल का। तो डेथ जो है 1680। तो यह जो क्रोनोलॉजी है, पहले 3, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद 1। तो 3, 2, 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और एक बताया था संगोला के साथ साथ झलकी की संधि। झलकी के संधि में था कि उभर रहा था, एक तरफ मुगल डिक्लाइन कर रहा है और दूसरी तरफ मराठा पूरी अपने शक्तिशाली जो है पूरे चरम पे जा रहा है, ये इंक्रीज करते जा रहा है। लेकिन यहीं पर एक निज़ाम भी उभरा हैदराबाद के क्षेत्र में, और वह निज़ाम जो पहले मुगल को हराया और फिर इसके बाद हराने की कोशिश किया मराठा को, लेकिन यहाँ पे जो है मराठा जीत जाता है। और क्योंकि पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद जो सोचा कि हम निज़ाम उसे हरा देंगे मराठा को, लेकिन मराठा का जीत होता है और यहाँ निज़ाम जो है मराठा का सुजरेंटी को उसने एक्सेप्ट करता है झलकी के संधि में। जो झलकी का संधि हुआ था वो 1700 लगभग 52 के आसपास में था। तो ये क्रोनोलॉजी, पहले शिवाजी का डेट, फिर इसके बाद एग्रीमेंट संगोला, फिर झलकी, और फिर इसके बाद पानीपत का तीसरा युद्ध। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस पूछा गया है, यह संगोला एग्रीमेंट के बारे में पूछा गया। यह जो संगोला एग्रीमेंट हुआ, यह पेशवा और छत्रपति के बीच में हुआ। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। यहाँ पेशवा और छत्रपति के बीच में हुआ संगोला एग्रीमेंट। और यह जो संगोला एग्रीमेंट हुआ था, यह बालाजी बाजीराव के काल में। पहला जो पेशवा था बालाजी विश्वनाथ, फिर दूसरा बताया था बाजीराव फर्स्ट,
और तीसरा जो है इन दोनों का पहला उठा लेना है हमें, बी और बी, बालाजी बाजी राव। तीसरे काल में ही संगोला और झलकी का संधि होता है। तो यहाँ पे जो संगोला एग्रीमेंट बताया गया कि पेशवा छत्रपति के बीच में होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर इसके बाद जो है छत्रपति के पावर को कम किया गया, रिड्यूस कर दिया गया, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। छत्रपति का पावर को कम कर दिया गया और पूरा जो है संगोला के संधि में, संगोला के समझौता में क्या होता है कि पावर्स जो है पेशवा के हाथ में आ जाता है 1750 में। इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड स्टेटमेंट पूछा गया है, इट स्ट्रेंथेंड द सेंट्रल अथॉरिटी अंडर द किंग। राजा के अंदर में ये जो सेंट्रल अथॉरिटी था और स्ट्रेंथेंड हुआ, मजबूत हुआ। तो मजबूत नहीं हुआ, संगोला एग्रीमेंट में राजा का जो पद था, मीन्स राजा जो था वो छत्रपति, तो छत्रपति का पद जो है स्ट्रेंथेंड ना होकर के वीकेंड हुआ, कमजोर हुआ। क्यों? क्योंकि सेकेंड और थर्ड ऑप्शंस जो है लगभग एक जैसा है, क्योंकि पावर छत्रपति का कम कर दिया गया। अब पूछ रहा है कि राजा के पावर को बढ़ा दिया गया, तो दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट सही होगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये पावर स्ट्रेंथन ना होकर के रिड्यूस हुआ है और वीकेंड हुआ है। तो ऑप्शन जो है थर्ड क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड जो है ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पेशवा, जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ तो पेशवा उस समय कौन था, किस पेशवा के काल में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। तो अभी थोड़ी देर जस्ट पहले हम देखें कि जो तीसरा जो पेशवा था बालाजी बाजीराव, बी और बी, तो बालाजी बाजीराव के काल में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का युद्ध लड़ा गया 1761। यह जो लड़ा गया, एक तरफ अफगान अहमद शाह अब्दाली और दूसरे साइड मराठा। और अहमद शाह अब्दाली के साइड से नजीबुद्दौला, शुजाउद्दौला, हाफिज रहमत खान और सदाउल खान, तो सदाउद्दौला खान। और मराठा के सपोर्ट में जो आर्मी कमांडर हुआ वो सदाशिव राव, गारदी, तुक्कोजी सिंधिया और विश्वास राव। इन चार इधर से और चार जो इंपॉर्टेंट अहमद शाह अब्दाली की तरफ से आर्मी कमांडर। लेकिन यहाँ जो आउटकम्स जो निकलता है वो अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। यहाँ पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा को एक सेटबैक लगता है, जबकि इससे पहले जितना भी युद्ध होता है उसमें मराठों को जीत मिलता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चंस पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो पहला है अष्ट प्रधान, जो है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, 8 लोगों का, 8 लोगों का ग्रुप है अष्ट प्रधान, तो ये स्टेटमेंट सही है। इससे पहले अष्टध्यायी, अष्ट छाप और अष्ट दिग्गज भी है, 8 रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी बताए थे। तो यह अष्ट प्रधान जो है वो, ये स्टेटमेंट ऑप्शन सही है। इस काल में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसे अष्ट प्रधान कहा गया है। फिर पेशवा जो है वो फाइनेंस का हेड है, नहीं, पेशवा जो है एडमिनिस्ट्रेशन और प्रधानमंत्री है, ना कि फाइनेंस मिनिस्टर को देखता है। तो यह प्रधानमंत्री है और एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है पेशवा। और जो सुमंत है वो फाइनेंस से देखता है। बताए थे कि सुमंत जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और कभी कभी जो सेरेमनी होता है कहीं पे, मान लेते आज के समय में कहीं पे जाना है तो वो फाइनेंस रिलेटेड देखता है, कौन, सुमंत। और कहीं पर सेरेमनी वगैरह होता है तो वो भी काम जो है वो सुमंत के द्वारा देखा जाता है। और नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि अमात्य जो है वो अकाउंटेंट रेवेन्यू सिस्टम को देखता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो अमात्य जो है, मंत्री जो है वो अकाउंटेंट और रेवेन्यू सिस्टम को देखता था। तो ऑप्शन 2 रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन 2 रॉन्ग हो गया, तो ये तीनों का तीनों क्या हो गया, कट गया, और ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इट वॉज फाउट बिटवीन द मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली। तो ये पूछा जा रहा है 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध पूछा जा रहा है। इसके बाद जो है इट इंडेड, तो ये स्टेटमेंट सही है, इट इंडेड द मराठा पॉलिटिकल डोमिनेंस इन द इंडिया परमानेंटली। तो यहाँ पे जो डोमिनेंस था, जो सुप्रीम था, सुप्रीमेसी था, जो मराठा अंपायर का, मराठा पॉलिटिकल राजनीतिक डोमिनेंस जो बनाए रखा था, उस डोमिनेंस में जो है वो समाप्त हुआ अहमद शाह अब्दाली के जीत के बाद। अहमद शाह अब्दाली जीता, मराठा का डिक्लाइन हुआ, तो यह डोमिनेंस में जो है वो समाप्त हुआ, उसमें कमी आया। तो यह भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो ऑप्शन सी इज
करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन शिवाजी का मिलिट्री सिस्टम से पूछा गया है। तो इसका जो फीचर्स है, इसका जो फीचर्स वो इंपॉर्टेंट फीचर्स उसके बारे में पूछा गया है। इसमें जो है शिवाजी का जो सेना में जो है वो गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स यूज किया जाता था, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो ये स्टेटमेंट सही है पहला। फिर इसका स्ट्रांग नेवी था, तभी तो शिवाजी को फादर ऑफ द इंडियन नेवी कहा गया। तो स्ट्रांग नेवी भी था। और मनसबदारी सिस्टम शिवाजी के काल में नहीं था, क्योंकि यह मनसबदारी सिस्टम जो था वो अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। और फिर आगे चल करके यह मनसबदारी जहांगीर, फिर इसके बाद औरंगजेब ने अपनाया मनसबदारी सिस्टम। और हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं कि मुगलों की सेना में भर्ती जो मराठा होना शुरू हुआ वो जहांगीर के काल में। और इसके बाद जहांगीर के काल में, इसके बाद जो है जागीर भूमि दिया गया शाहजहां के काल में। जागीर लैंड्स दिया जाने लगा मराठाओं को, मराठा सेना को, वो है शाहजहां के काल में। तो यह जो फीचर्स दिख रहा है मनसबदारी सिस्टम वो अकबर का है। और जहांगीर के काल में मनसबदारी सिस्टम में थोड़ा सा चेंजेस लाया गया। मनसब में 1 अस्पा 2 अस्पा सिंह अस्पा। अकबर ने स्टार्ट किया था दाह भिष्टी सिस्टम। हमें जो सेना को रखना है, घोड़ा को जो रखना है, सवार जो होगा उससे जो घोड़ा होगा वो डबल होगा, दाह भिष्टी सिस्टम। और सिंह अस्पा मीन्स एक सैनिक जो है एक घोड़े को मेंटेन करेगा, जिसे हम लोग 1 अस्पा, 2 अस्पा मीन्स 2 घोड़े को मेंटेन करेगा, और सिंह अस्पा मतलब 3 घोड़े को वो मेंटेन करेगा। तो इसमें जो है फर्स्ट एंड सेकंड सिर्फ सही है, क्योंकि मनसबदारी अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है रैयतवाड़ी सिस्टम के बारे में पूछा गया है। मराठा अंपायर जो टैक्स कलेक्ट करता था, रेवेन्यू जो कलेक्शन होता था रैयतवाड़ी में, तो रैयतवाड़ी क्या है मराठा के समय में बताए थे कि रैयत का मीन्स होता है किसान, रैयत मीन्स किसान। तो रैयत मीन्स किसान हुआ, तो डायरेक्ट जो है राजा जो है स्वयं, राजा या जिसे नियुक्त करता था, डायरेक्ट जो है वो किसानों से पैसा वसूलता था, टैक्स वसूलता था। रेवेन्यू कलेक्शन जो है डायरेक्ट पीजेंट से, डायरेक्ट फार्मर से वसूला जाता था, रैयत से वसूला जाता था, रैयत। तो जमींदार तो होता नहीं था। बताया कि बिचौलियां समाप्त हो जाता है रैयतवाड़ी सिस्टम जैसे ही चालू हुआ, तो बिचौलियों को समाप्त करने के लिए ही रैयतवाड़ी सिस्टम लाया गया है। तो जमींदार तो कलेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि बिचौलिए समाप्त। डायरेक्ट सेटलमेंट विथ पीजेंट, पीजेंट के साथ जो है सीधे संपर्क होता था, ताकि टैक्स को कलेक्ट किया जा सके। तो ये पीजेंट्स जो है, ये स्टेटमेंट ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है बाजीराव फर्स्ट के बारे में पूछा गया है। तो यह जो बाजीराव फर्स्ट है, पूरे मराठा अंपायर जो है अपने टेरिटोरियल जेनिथ जो हासिल किया है वो अपने चरम पर है। किस काल में? तो बाजीराव फर्स्ट के काल में। अब बाजीराव फर्स्ट जो है यह पुत्र है किसका? बालाजी विश्वनाथ का। तो ये सेकेंड पेशवाज है, और सबसे जो मोस्ट पावरफुल है वो बालाजी बाजीराव। इसने अपने पेशवा के पद पर रहते हुए इसने लगभग 40 युद्ध किया, और इन 40 में जो जीत है बाजीराव फर्स्ट को मिला। तो इसने कोई भी बैटल जो है हारा नहीं, बाजीराव फर्स्ट। तो बाजीराव फर्स्ट जो दिल्ली में अटैक करता है, मुगलों पे जब अटैक करता है, तो एक स्टेटमेंट कहता है बाजीराव कि मुगल अब पूरी तरीके से कमज़ोर हो गए हैं, तो अब आइए अब हम इसके जड़ पे वार करते हैं, इसकी टहनियाँ स्वतः गिर जाएगी। तो ही एक्सपेंडेड द मराठा इन्फ्लुएंस इन नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में अपना दबदबा बनाने के लिए बाजीराव को जाना जाता। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। उसने अपने साम्राज्य को उत्तर भारत में भी फैला दिया। और ही नेवर लॉस्ट अ बैटल, ये कभी भी जो है अपना कोई भी युद्ध हारा नहीं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो वही बाजीराव फर्स्ट है जो बाजीराव मस्तानी, मूवी भी है बाजीराव मस्तानी। और कोई भी जो साम्राज्य होता है एक कर्विलिनियर फॉर्म में वो डेवलप होता है, उसका विकास होता है। तो पहले उसका जो राइज होगा वो धीरे धीरे होगा एक कर्व के फॉर्म में, लेकिन जब पीक पे पहुंचेगा तो पीक पे पहुंचने के बाद जो है वो कहाँ जाएगा? डिक्लाइन की ओर। तो कोई भी साम्राज्य जो है इस प्रकार ही डेवलप होता है। तो इसके काल में, बाजीराव काल में पीक पे गया है, तो इसी के काल में हमें 5 कन्फेडरेसी जो है 5
परिसंघ में टूट जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मराठा डिक्लाइन का मुख्य कारण क्या है। पहला, इंटरनल कन्फ्लिक्ट। तो हम देखे थे कि वहां आंतरिक संघर्ष, आपस में पेशवा के पद में दावेदारी के लिए लड़ा गया था बार बार युद्ध। रघुनाथ राव जो ब्रिटिश से मिल गया और उसने संधि कर लिया ट्रीटी ऑफ सूरत। ट्रीटी ऑफ सूरत में इसने संधि कर लिया और कुछ जो रीजन्स है, सालसेट और बसीन जो है, वो अंग्रेज को दे दिएगा, आप टैक्स कलेक्ट कीजिए, अब मुझे क्या है पेशवा के पद पर बनाए रखिए, बना दीजिए पेशवा का पद पे। लेकिन रघुनाथ राव पेशवा का पद पे नहीं बन पाता है। तो यह हमें इंटरनल कन्फ्लिक्ट और साथ ही साथ जो कॉन्फेडरेसी है वो आपस में एक दूसरे का सहायता नहीं कर रहा। तो एक हमें मेजर कारण देखने को जो मिला है वो इंटरनल कन्फ्लिक्ट। दूसरा है वीक सक्सेसर, जो आगे का जो सक्सेसर्स हुआ, माधव राव जो था, माधव राव के बाद जो सक्सेसर्स हुआ वो कमजोर हो गया, जैसे हमें इंटरनल कन्फ्लिक्ट रघुनाथ राव के बाद देखने को मिला है। तो सक्सेसर्स भी जो था वो कमजोर था। तो ये भी क्या है, सही है। इसके बाद पानीपत का तीसरा युद्ध में बताया कि मराठा को एक सेटबैक मिला, जो एक हार मिला था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध ये भी एक कारण था। तो थर्ड भी सही है। फिर इसके बाद ब्रिटिश एक्सपेंशन जो है वो स्ट्रांग था, ब्रिटिश का सेना जो था मराठाओं से बेहतर था, तभी इसने 3 बैटल युद्ध किया। एंग्लो मराठा वार, एक तरफ इंग्लिश एक तरफ मराठा। पहला एंग्लो मराठा वार में मराठा जो है अपने पूरी तरीके से संघर्ष किया और यहाँ पे जो है आउटकम कुछ निकल नहीं पाया, तो दोनों के बीच में संधि हुआ। बताए थे एंग्लो मराठा वार फर्स्ट में। तो फर्स्ट जो है सालाबाई की संधि, सालाबाई का संधि जो हुआ था 1782 में, यह फर्स्ट था एंग्लो मराठा वार। तो फर्स्ट जो हुआ था इसमें यह संधि ट्रीटी ऑफ सालाबाई हुआ और यहाँ पे शांति स्थापित हो गया। अंग्रेज जो है लगभग 20-21 साल तक शांति स्थापित रहा, लेकिन जब वो कमजोर देखा, जब बाजीराव सेकेंड आया जो रघुनाथ राव का पुत्र था, तो यहाँ पे इसने फिर से अटैक कर दिया अंग्रेज। एंग्लो मराठा वार जो सेकेंड था वो 1803 से लेकर के 1805 में लड़ा गया और यहाँ जो संधि किया गया था ये सालाबाई का संधि था, फिर दूसरा बसीन का संधि था। और यहाँ पे जो ब्रिटिश जो है सब्सिडियरी अलायंस जो ब्रिटिश का था वो एक्सेप्ट कर लेता है बाजीराव सेकेंड। और इसके बाद तीसरा जो एंग्लो मराठा वार होता, अब मराठा पूरी तरीके से कमजोर हो जाता है, तो ब्रिटिश का जो सुप्रीमेसी है। तो थर्ड जो एंग्लो मराठा वार जो होता है ये 1817 से लेकर के लगभग 1818 के बीच में होता है। और यहाँ पे सुप्रीमेसी जो है भारत, ब्रिटिश का सुप्रीमेसी को जो है इसने स्वीकार कर लेता है बाजीराव सेकेंड, जो ट्रीटी ऑफ पुणे होता है, पुणे का ट्रीटी। तो पहला एस, फिर इसके बाद बी और इसके बाद पी, इसी 3 ट्रीटी से समाप्त होता है एंग्लो मराठा वार। पहला साराबाई का संधि, फिर बसीन का संधि और फिर पुणे का संधि। तो यहाँ पे मराठा के डिक्लाइन का मुख्य कारण जो ये चारों है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में जो टर्म चौथ किया है, तो यह भी एग्जाम में पूछा गया है चौथ। तो चौथ हम लोग जानते थे ये मराठा अंपायर से रिलेटेड है, वहाँ का एक नया कर है चौथ है सरदेश मुखी। तो यहाँ बोल रहा है कि लैंड रेवेन्यू मुगल के द्वारा, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर इसके बाद 1/4 रेवेन्यू क्लेम किया जाता था मराठा के द्वारा, यह स्टेटमेंट क्या है, सही है। फिर एक प्रकार का रिलीजियस टैक्स था जो शिवाजी के द्वारा इम्पोज किया था, ऐसा कुछ था नहीं। अ टैक्स कलेक्टेड बाय द विलेज हेडमैन, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पे जो चौथ जो कलेक्ट किया जाता था वो 1/4 था। तो प्रोड्यूस का, अपने उत्पादन का जो है 1/4 लिया जाता था चौथ। और फिर एक सरदेश मुखी, मतलब जो अपने ही देश में लिया जाता था, चौथ जो है बाहर के पड़ोसी देशों में लिया जाता था। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस में पूछा गया कि जो मराठा अंपायर है ये किसके कंट्रोल, पेशवा के कंट्रोल में 18th सेंचुरी में पेशवा के हाथ में आ जाता है। पेशवा के हाथ में जो कंट्रोल होता है वो संगोला के संधि में, बताए थे कि पूरा गोला जो पेशवा के हाथ में आ जाता है और छत्रपति का जो पद होता है उसे डिक्लाइन, उसे कम कर दिया जाता है। तो पेशवा जो है डी फैक्टो रूलर की तरह काम करता है, जबकि छत्रपति जो है, छत्रपति का जो पद है यह नॉमिनल रूलर
नाम मात्र का यह रहता है, जबकि जो रियल ओरिजिनल पावर जो पेशवा के हाथ में आता है संगोला के समझौते से। जो संगोला का समझौता जो है 1750 और एक संधि झलकी का संधि 1752। तो हम बताएं कि पेशवा का जो काल था लगभग 1713 से लेकर के 1818 के बीच में। लेकिन 1713 तक जो छत्रपति का था वो पद जो है पेशवा से बड़ा था, लेकिन 1750 आते आते यह पद जो है वो पेशवा के हाथ में आ जाता। तो एक बड़ा सा पीरियड जो है वो पेशवा के कंट्रोल में 18th सेंचुरी में आता है। तो ये स्टेटमेंट जो है फर्स्ट करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट पूछा गया है कि मराठा चीफ्स वे सेमी इंडिपेंडेंट रूलर, मतलब सेमी इंडिपेंडेंट शासक बन जाता है जो चीफ्स होता है। तो यह भी सही है क्योंकि पेशवा के हाथ में आ जाता है और जो कन्फेडरेसी में बढ़ जाता है सिंधिया, भोसले, तो ये सब जो है एक सेमी इंडिपेंडेंट रूलर्स की तरह काम करता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके बाद मराठा एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। तो इसके बारे में पढ़ लिए पहले ही, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। पेशवा जिनेसिली सब ऑर्डिनेट टू द किंग, राजा के अंदर में ही पेशवा काम करता था। तो ये भी सही है क्योंकि अष्टप्रधान जो है उस छत्रपति के बाद जो है सेकेंड जो सबसे मोस्ट पावरफुल जो पद हुआ वो पेशवा का पद हुआ। पेशवा पूरे साम्राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, वो एक तरह का प्रधान मंत्री था। तो यह जो है वो छत्रपति के शुरुआत में यह अंतर्गत में था, संभाजी और साहू जी के अंतर्गत में, राजा राम के अंतर्गत में। तो यह भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो बोथ ऑप्शन 1 और 2 इज करेक्ट। इसके बाद जो है मराठा का स्टेटमेंट में पूछ रहा है कि इसका एक नेवल फोर्स जो था वो स्ट्रांग था। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि शिवाजी एक स्ट्रांग नेवल फोर्स को स्थापित किए थे और इन्हें फादर ऑफ द इंडियन नेवी भी कहा गया है, शिवा जी को, छत्रपति शिवा जी महाराज को। और ये यूज करते थे गुरिल्ला वारफेयर को। ये भी स्टेटमेंट क्या है, दोनों का दोनों सही है। इसके बाद नेक्स्ट जो है शिवाजी से रिलेटेड पूछा गया क्वेश्चन है कि जागीरदारी सिस्टम को खत्म कर दिए। फिर इसके बाद ही प्रोमोटेड द मराठी एंड संस्कृत। तो शिवाजी के काल में जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो मराठी और संस्कृत में होता था भाषा में। तो इम्पोर्टेंट जो है मराठी और संस्कृत, तो इन्होंने प्रमोट किया मराठी और संस्कृत को। तो ये स्टेटमेंट बी जो है वो सही है। ही वॉज सपोर्टेड बाय द मुगल्स, मुगल्स के द्वारा इन्हें सपोर्ट मिला नहीं, मुगल के साथ हमेशा संघर्ष हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ। और शिवाजी का हमेशा जो कन्फ्लिक्ट हुआ है, कन्फ्लिक्ट जो होता था वो औरंगजेब के साथ था। बताए थे कि औरंगजेब बुलाया था आगरा के किला जयपुरी महल में औरंगजेब, जहां पे वो बहाना करके वहां से भाग निकले शिवाजी और संभाजी। और संभाजी और अकबर को दोनों का मृत्यु कर देता है औरंगजेब। और साहू जी और साहू जी को उसने कैद कर देता है। और जो मुअज्जम है, औरंगजेब का जो बेटा हुआ मुअज्जम, जो बहादुर शाह फर्स्ट है, वो साहू जी को कैप्टिविटी से बाहर करता है। तो ये हम लोग पहले देख चुके हैं। तो शिवाजी का हमेशा जो मुगलों के साथ जो है वो कन्फ्लिक्ट रहता था, जो औरंगजेब से चालू हमें दिखता है। ये मनसबदारी को इंट्रोड्यूस किया, जबकि मनसबदारी सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया वो अकबर के द्वारा। अब मनसब जो लोवेस्ट मनसब होता था 10 और हाईएस्ट मनसब जो होता था 12,000। अब मनसब जो हमेशा ऑब्लिक के फॉर्म में दिया जाता था। 600/600 मीन्स 600, यह जो पहला जो 600 बता रहा है यह रैंक बता रहा कि उसका रैंक कितना है। 600 रैंक है, यदि 1000 रैंक है तो तुलना में 1000 रैंक बेस्ट है। और 600 उसे घुड़सवार, जिसे हम लोग सवार कहते थे, तो सवार मेंटेन करना होता था, घोड़ा उतना रखना पड़ता था और सैनिक को रखना होता था। और 600 रैंक मीन्स वो एक तरह का वहाँ का जात बताता है, जात मीन्स रैंक। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे एक प्रकार का देखिए शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन के समय में एक सरन जाम भी है, जो लैंड ग्रांट दिया जाता था आर्मी कमांडर या फिर जो चीफ्स होता था उसे दिया जाता था, सरन जाम। तो दोस्तों इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों तलवार से जीते गए राज्य को संभालने के लिए शिवाजी महाराज ने प्रशासन की एक ऐसी मिसाल दी जो आज भी प्रेरणा देती है। हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं, जो रीजनल पावर जो
राइज किया है, तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट है अवध, हैदराबाद, हैदराबाद के साथ हम संघर्ष भी देखें मराठा का, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर, पंजाब और बंगाल, इतने सारे पावर्स जो है मुगलों के समय में ये इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग अवध, नवाब, कर्नाटक, मैसूर, पंजाब और बंगाल को समझेंगे। तो दोस्तों आज इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।